$700-800 से मोदी जी को भी बोला था पैसा डालो। मोदी जी ने बोला पैसा नहीं डालूंगा मैं। और वहाँ पे मैंने 20,000 करोड़ का डेट रेस किया था और वो 20 रुपए का आपको काढ़ा पिला के और वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेके जा रहे हैं। तो जो कंपनी $1 बिलियन से ऊपर की बन जाती है उसको हम यूनिकॉर्न कहेंगे। जीडीपी जो होता है वो 3 चीजों से मेड होता है। ओके, इन्वेस्टमेंट, उसकी वैल्यू आज 18,500 करोड़ है। यूज बाइजूस 22 बिलियन पे क्यों रुक गया? सोशलिज्म, वी हैव टू मूव टुवर्ड्स कैपिटलिज्म। स्टार्टअप इकोसिस्टम पे हर कोई रेस में है कि उसको यूनिकॉर्न बनाना है। $10 बिलियन की फंडिंग रेज हुई। Hey everyone, welcome to Manifest with PJ. Today we have very special guest, Mr. Tushar Kansal. He is the founder of our consultancy services. He is an entrepreneur, economist, venture capitalist, as well as mentor to 400 startups. Today we will listen and learn from him. What we listen? Let's wait for the podcast. Sir, in the world of startup, you are well known in the world. Now, can you just get us through how does this started? स्टार्टअप में ऐसे स्टार्ट हुआ कि जब मैंने MBA फाइनेंस किया तो उसके बाद ही मैंने एक IIT JEE कोचिंग इंस्टीट्यूट लॉन्च किया था। और मैं इंस्पायर्ड इसलिए था बिकॉज मैं खुद IIT की तैयारी कर रहा था। Oh. और फादर भी IIT दिल्ली से थे, तो एक बहुत ही बचपन से IIT तो था। तो Okay. मैंने फाइनेंस नहीं ज्वाइन किया, मैंने एंटरप्रेन्योरशिप शुरू किया। और उसके बाद जब मैंने MBA की तैयारी की थी तो उस टाइम मेरा IIT से कॉल आया था फॉर MBA। पर वो इंटरव्यू नहीं क्लियर हुआ। तो मुझे बहुत पैशन था, तो वो इंस्टीट्यूट ने मुझे बहुत दिया, मतलब इट वेंट रियली वेल। तो वहाँ से मुझे रियलाइज हो रहा, मुझे बहुत चीज़ें पता ही नहीं थी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में और कैसे स्ट्रक्चरिंग करते हैं। तो मन में एक चीज़ थी कि ये स्टार्टअप बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ल्ड है। और बाद में जब टाइम्स ऑफ इंडिया के वेंचर आर्म ब्रांड कैपिटल में गया तो हम लोग इन्वेस्ट किया करते थे कंपनीज में। देन आई लर्न कि अच्छा, दिस इज हाउ यू लुक एट स्टार्टअप एंड देयर इज अ होल साइंस बिहाइंड इट। एंड एंटरप्रेन्योरशिप में आर्ट और साइंस दोनों चीजें हैं। एंड दैट्स व्हाट मोटिवेटेड मी, दैट्स उससे मैं काफ़ी पुल हुआ। और डिलॉयट में जब था तो नेचुरली फाइनेंस का काफ़ी अच्छा डेप्थ आपको आ ही जाता है जब आप इतना हर चीज़ को इतना फैला के करते हो। तो देन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ नंबर्स बिहाइंड ईच एक्शन ऑफ द कंपनी। तो ये सारी चीज़ें ने मुझे, और फाइनली फिर मैंने कंसल्टेंसी वेंचर्स 2016 में शुरू किया। और जो मैंने लर्न किया था वो इम्प्लीमेंट किया, बट आई एम ऑल्सो लर्निंग। वाह। आपके पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कैसे करते हैं? हाउ डू यू मैनेज इट? अगर आप के माइंड सॉर्टेड है कि आप कितनी एक्टिविटी को कितने घंटे देना चाहते हो। देखो, एक फिलॉसफी चलती है इंडिया में तो है ही, वो ये है कि एंटरप्रेन्योर इज ऑलवेज ऑन द जॉब। बट समहाउ मैं उस पर बिलीव नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई चीज़ आपके वर्थ इट है और वो आपके थ्रू ही होनी है तो ज़रूरी नहीं है कि रात को 10 बजे की कॉल से होगी। वो अगले दिन भी आप कॉल से कर सकते हो। प्लान होना चाहिए। और मेन चीज़ है कि आपको सेग्रीगेट करना आना चाहिए कि कौन सी एक्टिविटी को आप किस तरह से किसी को डेलीगेट कर सकते हो, किसी एक्टिविटी को आप थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हो। कोई एक्टिविटीज होती हैं जो आपको इमीडिएटली करनी ही होती हैं। तो ये आपकी जो क्लैरिटी माइंड में वो होनी चाहिए। इट मीन्स ये टाइम मैनेजमेंट एक्चुअली मिथ होता है, रादर यू शुड फोकस ऑन वर्क मैनेजमेंट। या यू शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि कौन सी चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। और जो चीज़ डेलीगेट आप कर सकते हो, आप अगर कई लोग स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं ना, उनको ये लगता है कि मेरे हाथ की चीज़ की हुई अच्छी है, तो वो डेलीगेट नहीं करते। तो वो डेलीगेट ना करने से जो वर्क लाइफ बैलेंस इम्पैक्ट होता है, तो आई थिंक वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। सर, एक चीज़ बताए, आपकी जो करियर है दैट इज़ वेरी वेरी डाइवर्सिफाइड। मतलब यू आर ऑल्सो इकोनॉमिस्ट, यू आर ऑल्सो BC, यू आर अ स्टार्टअप। सो कैन यू जस्ट गाइड मी थ्रू आपकी करियर में ऐसा क्या पिवटल मोमेंट था विच इज़ इम्पैक्टेड यू सीवियरली? मेरे को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट तो तब हुआ था जब मैंने बिजनेस सेल किया अपना IIT एंट्रेंस कोचिंग का। इट वाज 1 सेंटर से 3 सेंटर बनाए थे 2006 तक, और फाइनली सडनली वी फेस्ड कंपटीशन एंड वी डिडंट, उस टाइम पे फंडिंग वाज नॉट लाइक
बहुत लोगों को नॉलेज, मुझे भी नॉलेज नहीं थी कि एक्चुअली आई कुड हैव टेकन फंडिंग और मैं उसको एक स्टार्टअप की तरह एक्सपैंड कर देता। तो वो मुझे बड़ा इम्पैक्ट किया उसने, और मैंने ये सोचा कि नहीं, मैं पहले लर्न करूँगा। फिर मैंने डिलॉयट ज्वाइन किया, और उसके बाद मेरी कॉर्पोरेट जर्नी रही। फिर जब फाइनली आई वाज CFO ऑफ अ कंपनी कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स, जो अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फंड गोगनहाइम पार्टनर्स की कंपनी थी, तब तक मैं काफ़ी फाइनेंस की चीज़ें, जैसे मैं कंसल्टिंग में रह चुका था, डिलॉयट में फाइनेंशियल एडवाइजरी देख चुका था, और ब्रांड कैपिटल में इन्वेस्टमेंट सीख चुका था, और आई वाज हेडिंग ट्रेजरी विद MTS, और वहाँ पे मैंने 20,000 करोड़ का डेट रेस किया था कंपनी के लिए। करेक्ट। तो आई कुड अंडरस्टैंड ट्रेजरी ऑपरेशंस एंड, और फाइनली आई वाज CFO, और वो भी एक प्राइवेट इक्विटी ओन कंपनी का। तो आई कुड अंडरस्टैंड ये इक्विटी वाले क्या देख रहे हैं। बेसिकली वी हैड सो मेनी कंप्लायंसेस। करेक्ट। तो मुझे लगा कि नाउ आई हैव लर्नड एवरीथिंग, तो फाइनली देन आई अगेन स्टार्टेड। आपने बोला कि आपने 20,000 करोड़ आपने रेस करवाए थे, तो किसके लिए एंड कैसे रेस करे थे? तो गिव अस सम प्लान्स। तो सिस्टमा इज़ अ रशियन कंपनी, जो वहाँ की टॉप कंपनीज में से एक है, और उसकी बहुत सारी कंपनीज हैं सिस्टमा की। तो उनका जो टॉप 3 रशियन टेलीकॉम कंपनी है, वो MTS है उसका नाम। ओके ओके। तो MTS ने इंडिया में लॉन्च किया था। और उस टाइम पे क्या था कि वो थोड़ा गलत टेक्नोलॉजी उन्होंने चूज कर ली थी, CDMA टेक्नोलॉजी, ओके। जबकि मार्केट GSM पे चल रही थी। तो उस वजह से उनको डेट नहीं मिल रहा था, लॉसेस थे बहुत। तो व्हेन आई जॉइंड देम, उस समय दे वर एक्चुअली वेरी ट्रबल्ड। ओके। बट 3 साल में हम लोगों ने उसमें डेट बहुत रेस किया, ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ का डेट रेस किया। तो हमने उसमें स्ट्रक्चर्ड डील्स भी करी, जिसमें फॉरेन एंटिटी की सपोर्ट लेते हैं, जैसे कॉर्पोरेट गारंटी पेरेंट कंपनी की लेते हैं। और फिर इंडिया में भी बहुत कंपनीज थी जो SBI से 2600 करोड़ रेस किया, सेंट्रल बैंक से 500 करोड़ रेस किया। एक हमने मल्टी कंट्री स्ट्रक्चर्ड डील की थी डॉइश बैंक के साथ 1240 करोड़ की। और ING वेश्या 1350 करोड़ उनसे रेस किया। तो राइफाइजन बैंक से $500 मिलियन। फिर चाइना वाले भी टेलीकॉम में दे रहे थे, बिकॉज दे वांटेड कि लोग ZTE और हुआवे की टॉवर्स लगाएं, रादर देन एरिक्सन की टॉवर और नोकिया की टॉवर। ओके ओके। तभी उन लोगों का पेनिट्रेशन हुआ इंडिया। हाँ, उन्होंने 850 मिलियन हमें चाइना डेवलपमेंट बैंक ने दिए, ओके। और बैंक ऑफ चाइना ने $600 मिलियन दिए। तो मतलब वो सारी चीज़ें लगानी पड़ी उसमें, साम दाम, मतलब क्योंकि रिलेशनशिप रशिया के भी यूज़ करने पड़े, अपने जो मेरे पर्सनल अच्छे रिलेशनशिप्स थे मार्केट में, वो भी यूज़ करने पड़े। एटलीस्ट टॉप 10 कितना, मतलब उनकी अगर पोर्टफोलियो में काउंट करूं तो उनकी वैल्यूएशन टोटल कितना होगा? टॉप 10 मैंने कभी काउंट नहीं किया, बट इजीली अगर आप उन सब 400 की आप वैल्यूएशन लगाओगे, तो एटलीस्ट $700-800 मिलियन से ऊपर की। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपके टॉप 10। टॉप 10, अच्छा टॉप 10 की। हाँ जी। टॉप 10 की तो उनमें से तो कई यूनिकॉर्न्स ही बन चुकी हैं, मतलब 1 बिलियन से ऊपर की वैल्यू हो चुकी है, विच इज़ अराउंड 8,500 करोड़। ओके। तो मतलब इजीली मैनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स। अच्छा, एक चीज़ बताएं, आपकी पोर्टफोलियो में यूनिकॉर्न ऑलरेडी बन चुके हैं, राइट? आप मुझे बताएं, ऐसा नहीं लगता कि स्टार्टअप इकोसिस्टम पे हर कोई रेस में कि उसको यूनिकॉर्न बनाना है, यूनिकॉर्न बनाना है? इज इट अ सीक्रेट रेसिपी या फिर डिजास्टर ही है ये? देखिए, यूनिकॉर्न टर्म शुरू हुई थी जब उस टाइम पे इतनी बड़ी कंपनी स्टार्टअप बनती नहीं थी। तो यूनिकॉर्न का टर्म उसने शुरू करा कि एक मिथिकल एनिमल है, और वो बहुत रेयर है। तो जो कंपनी $1 बिलियन से ऊपर की बन जाती है, उसको हम यूनिकॉर्न कहेंगे। वेस्ट से शुरू हुआ। ओके। अब वो करते करते आज 1200 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स ग्लोबली हैं। इंडिया में 115 से ज़्यादा हैं। 115 यूनिकॉर्न से ज़्यादा है। हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो स्टार्टअप्स हैं वो स्केल ज़्यादा कर पा रही हैं। और जो मार्केट में एक इकोसिस्टम बन गया है, बड़ा सपोर्टिव है। अगर आपको एक्सपर्टीज चाहिए, जो हर टाइप की एक्सपर्टीज चाहिए, आपको अच्छी ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, तो आजकल एडटेक के कोर्सेज इतने अवेलेबल हैं कि लोग कभी भी कोई भी कोर्स ऑनलाइन करके उसको समझ के, और यूट्यूब एक अपने आप में यूनिवर्सिटी है,
और एडटेक की वेबसाइट्स पे आप इतने सारे कोर्सेज पढ़ लेते हो, तो आपको ह्यूमन रिसोर्स स्किल्ड आप इजीली स्किलिंग हो जाती है। ओके। उसके बाद जियो आ गया इंडिया में, तो फिर इजीली इंटरनेट अवेलेबिलिटी है अक्रॉस इंडिया। और कोविड के बाद तभी दैट इज वन रीजन कि वर्क फ्रॉम होम चल पाया, करेक्ट। बिकॉज जियो की इतनी अवेलेबिलिटी थी, चीप इंटरनेट अवेलेबल था। और टेक्नोलॉजी आप देखो, मतलब जो इंस्टीट्यूशंस हैं दे आर टीचिंग यू अबाउट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपको, लेकिन करने का वो होना चाहिए दैट यू शुड बी वांटिंग टू डू समथिंग इन दैट फील्ड। एक चीज़ बताइए सर, आपने अभी बोला कि मतलब आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जो अपनी एक एजुकेशन सिस्टम होता है, बाहर कुछ ना कुछ आपको मिल सकता है, बट आपको ये नहीं लगता कि एजुकेशन सिस्टम अभी भी स्टैग्नेटाइज्ड है? जो पहले जैसा करिकुलम था अभी वैसे ही है, एंड देयर इज अ गैप बिटवीन स्टार्टअप स्किल सेट एंड व्हाट द एजुकेशन सिस्टम आर ट्राइंग टू टीच? कि एजुकेशन सिस्टम इंडिया में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो टॉप के इंस्टीट्यूशंस हैं वो तो फोकस कर रहे हैं, करिकुलम भी चेंज कर रहे हैं। ओके। और आईआईटी में आपको जाओगे, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्लाउड आर्किटेक्चर, आपको सब सीखने को मिल जाएगा। ओह। लेकिन जो उसके एक आप सेकंड टीयर पे आते हो, हाँ। उनको क्वालिटी टीचर्स ही नहीं मिलते। ओह। मतलब प्रॉब्लम सारी है कि लोग एजुकेशन में आना नहीं चाहते बिकॉज दे फील कि इसमें पैसे कम है। अच्छा। तो जो करियर चॉइस है एक इंसान की, हाँ। जो कहता है कि मैं लाइफ में क्या करना चाहता हूँ, वो टीचिंग को लास्ट रखता है कि ये तो साइड एक्टिविटी है। अब थोड़ा चेंज इस सेंस में हुआ कि मुझे 4-5 कॉलेजेस ने बहुत अच्छे पैसे ऑफर करे कि आप पर आवर 15,000 ले लो, ओके। तो आप हमें ये सारा एक शॉर्ट 20 आवर कोर्स बना दो। तो उसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो काफ़ी हाई चार्ज कर रही हैं आजकल, तो दे आर वांटिंग टू हैव गुड क्वालिटी, इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस लोगों को ऑफर दे रहे हैं कि आप हमारे यहाँ के टीच करो। आई एम रोहतक कॉल्ड मी एट गुड प्राइस। एंड बाकी जो प्राइवेट हैं आजकल, शिव नादर हो गया या फिर IIM हो गया, या फिर मास्टर्स यूनियन हो गया, तो दे आर स्पेंडिंग मनी ऑन, तो आजकल टैलेंट अट्रैक्ट हो रहा है। ओके। बट उसके साथ साथ जो इंडस्ट्री अलाइनमेंट है वो भी काफ़ी स्पीड से आई है। ओके। और उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल्स जो गवर्नमेंट ने खोली, 500 से ज़्यादा कॉलेजेस में इनक्यूबेटर खोले गवर्नमेंट के। 500 से ज़्यादा? 500 से ज़्यादा, जिसमें के 100 एक्टिव है। अच्छा। 400 इतना नहीं कर पा रहे हैं, मे बी उनकी लोकेशन थोड़ा उसमें ज़्यादा एक्टिव सिटी में नहीं है। ओके। 100 से ज़्यादा इंक्यूबेटर्स है, तो उनको इंडस्ट्री का तड़का लगा हुआ है। और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल्स इतना आपको टॉक्स के लिए बुलाती हैं एंड कि आप मेंटरिंग करो, एड्रेस करो स्टूडेंट्स को, और फिर वो पैसे भी देती हैं कि आप एक स्टूडेंट्स वहीं से स्टार्टअप शुरू कर ले। उससे क्या हुआ है कि बाकी जो कॉलेजेस हैं वो भी अलाइन कर रहे हैं इंडस्ट्री के साथ। ओके। लेकिन जो फंडामेंटल प्रॉब्लम इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की है वो यही है कि बिकॉज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको एक क्लास में बहुत सारे बच्चे बिठाने पड़ते हैं। ठीक है, करेक्ट। तो एंड ऑफ द डे स्टूडेंट कितना मोटिवेटेड है उतना ही वो एफर्ट करता है। हाँ। टीचर्स गाइड ही कर पाते हैं। ओके। तो ये एक इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम है, बट आजकल काफ़ी हद तक चेंजेस आ रहे हैं, और काफ़ी रिसोर्सेज अवेलेबल है इंटरनेट पे। जो आप सोचते हो कि मुझे पर्ड्यू क्या सिखाएगा या मुझे हार्वर्ड क्या सिखाएगा, अगर कोई इंसान बच्चा डिलिजेंट है तो वो इंटरनेट पे बैठ के भी अगर रिसर्च करेगा, उसको सस्ते में या फ्री में बहुत नॉलेज मिल सकती है। ओके। फैक्ट है। ओके। आपने MBA DU पे किया है और आपकी जो लीडरशिप है, ठीक है, आपने हार्वर्ड से किया है, लाइक, तो एक चीज़ बताए, हार्वर्ड की जो कल्चर है और इंडिया की जो टॉप इंस्टीट्यूशंस है उनकी कल्चर और सेकंड टॉप जो इंस्टीट्यूशन है उनकी कल्चर, तीनों में कोई सिंक है या फिर पूरा तीनों ही अलग अलग अलाइनमेंट्स हैं? हाउ डू दे लुक इनटू द मार्केट एंड उनकी जो मेथोडोलॉजी होता है, एम्प्लॉय क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट, क्या चेंज अलग अलग होता है उनकी? देखिए, आपको जो फॉरेन यूनिवर्सिटी है ना, अगर जो अच्छे क्वालिटी की है, वो वहाँ पे भी सेकंड ग्रेड वाला का हाल खराब है। ओके। हाँ,
बट दे आर गिविंग यू एकर्स एंड एकर्स ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी, बट एक्चुअली में जो कंटेंट है वो वीक है, टीचिंग वीक है वहाँ पे। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे हमारे आईएम्स हैं, दे आर एट पार विद द हार्वर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड। तो वो जो पेडागॉगी है, जो पढ़ाने का तरीका है, वो यही है कि किसी चीज़ को आपको बताना है, उसका आप पहले थोड़ा कंटेक्स्ट अच्छी तरह से समझाओ कि हम ये क्यों सीखना चाहते हैं, ओके। और इस चीज़ के अंदर क्या क्या होता है। हाँ। उसके बाद आप स्टूडेंट को खुद रिसर्च करने दो, वो रिसर्च करे, सबमिट करे, रिसर्च करे, सबमिट करे टाइम पर। हाँ। और वो किसी उसको बांधो मत कि नहीं यार तू एचआर में ही एमबीए कर। तो वो कहते हैं तू इलेक्टिव्स जैसे मर्जी चूज कर ले, 2 मार्केटिंग के ले लिए, एक फाइनेंस का ले लिया, एक एंटरप्रेन्योरशिप का ले लिया, हाँ। जिसका जो इंटरेस्ट हो। ओ। तो ये रॉयल्टी जो इतना अच्छा तरीका है डिलीवरी का, अच्छा उनके भी जो इवेंट्स होते हैं वहां पे लोग क्या बातें कर रहे होते हैं, स्पेस एक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, दे आर टॉकिंग अबाउट द लेटेस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड। ओके, दे आर टॉकिंग अबाउट इनोवेशन। हाँ, आगे क्या कर सकते हैं, आगे क्या कर सकते हैं। एंड उनके माइंड में बिल्कुल भी ये नहीं है कि पैसे की कोई प्रॉब्लम है। ये जो फॉरेन वाले हैं ना, ये क्या करते हैं कि इनके टीचर्स आपको पूरे लंबा पूरी चैप्टर्स नहीं पढ़ाते। ओके। वो आपको इंट्रोड्यूस कर देते हैं ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों है, एचआर फील्ड है इसके अंदर ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों है। ओके, मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल नॉलेज। हाँ, मतलब वो उसको आपको कंटेक्स्ट दे देते हैं। ओके। उसके बाद वो कहते हैं खुद पढ़। तो हर एक को खुद पढ़ के रिसर्च करके और उसको असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं टाइम पे। सो दे फाउंड अ क्लू कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। हाँ, और ये भी है कि वो आपको किसी एक सब्जेक्ट से बांधते नहीं है। आपको इलेक्टिव्स देते हैं कि आप अगर एचआर की कुछ कोर्स कर रहे हो तो आप बीच में कंप्यूटर्स का भी कुछ सब्जेक्ट ले सकते हो, मार्केटिंग का भी ले सकते हो। ओके। तो जैसे आपकी चॉइस है, वर्सेटाइल भी आ गया, वर्सेटिलिटी बनाते हैं उसमें। और हमारे यहाँ जो सेकंड लेवल इंस्टीट्यूशंस है ना, उसमें क्वालिटी में सडन ड्रॉप आता है। बिकॉज एजुकेशन लाइन को कोई भी इंसान इंडिया में प्रायोरिटी नहीं मानता। बहुत कम लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं यार मैं तो टीचिंग में जाना है। रियली? ये फैक्ट है। और खासकर अगर आपकी लोकेशन इंस्टीट्यूट की थोड़ी आउट है, तो उनको ये लगता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ ऐसी है, आपको बहुत कम कमिटेड लोग मिलेंगे जो पूरी लाइफ आपको एक सब्जेक्ट को दे देंगे। वो कहेंगे कि हमें तो इसमें अच्छा पढ़ाना है। और फॉरेन वाले इस चीज को कैसे गैप को प्लग करते हैं कि वो इंडस्ट्री रिसर्च में बहुत सारे प्रोफेसर्स को मौके देते हैं अच्छी अर्निंग करने का। ओके। तो एक प्रोफेसर अगर अलाइंड है, वो एक सब्जेक्ट पे काम कर रहा है, उसको इंडस्ट्री के वो काम मिला हुआ है। ओके। और इंडस्ट्री को क्या फायदा है कि ये प्रोफेसर डेडिकेटेडली एक टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, कल को उसका बेनिफिट हमें मिलेगा, हम उसमें से काफी अर्निंग करेंगे। इंडिया में हमारा पीएचडी सिस्टम भी वो है ना, 4-5 साल लगाओ और एक रिपोर्ट बनाओ। जब तक वो रिपोर्ट बनेगी वो टेक्नोलॉजी आगे मूव कर जाएगी। करेक्ट। हर 2-3 साल में तो पूरा टेक्नोलॉजी से हो जाता है, से मतलब सबमिट करते करते देन देयर इज अ न्यू एरा। तो वो इंसेंटिव्स भी सही नहीं है। अगर एक प्रोफेसर इंडिया में यूनिवर्सिटी का है, आजकल सैलरी अच्छी मिल रही है, गवर्नमेंट अच्छी दे रही है सैलरी। हाँ, प्रोफेसर को अच्छी सैलरी दे रही है। लेकिन प्राइवेट में जो अच्छे चार्ज कर रहे हैं वो अच्छा पे कर रहे हैं। ओके। बट एट द सेम टाइम जो रिसर्च की क्वालिटी है वो अभी भी इंडस्ट्री के पास है इंडिया में, बट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के पास नहीं है। नहीं है मतलब कम है। ओके। अच्छा, एक चीज़ बताए, ये जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया में कि टॉप इंस्टीट्यूशन तो टियर 1 के आसपास है, एंड जो सेकंड इंस्टीट्यूशन है वो टियर 2 टियर 3 में सेगमेंटेड है। तो क्या ये एक रीज़न है कि कुछ सिटीज़ आर बीइंग कॉल्ड एज स्टार्टअप हब्स? देखिए, बैंगलोर इस साल $10 बिलियन की फंडिंग रेज हुई। $10 बिलियन? $10 बिलियन एक सिटी से। तो 70% से ज़्यादा जो फंडिंग है वो मुंबई, दिल्ली एनसीआर और बैंगलोर, इन तीनों में रेज होती है। 70%? 70% तीनों में। अगर आप बैंगलोर के एक कैफे में बैठे हो, हो सकता है आपको वहाँ इन्वेस्टर मिल जाए आपकी स्टार्टअप की बातें सुन के। बट इज इट ट्रू फॉर अ टियर 2 सिटी? मतलब एक्सपोजर पूरा है। जब से गवर्नमेंट ने 500 इंक्यूबेटर्स खोले हैं, उसमें 25 से 40 लाख रुपए की फंडिंग मिलती है, 20 लाख तक का ग्रांट भी मिलता है। और अगर आप हाई टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो तो करोड़ों में ग्रांट भी मिलता है आपको गवर्नमेंट से। मिनिस्ट्रीज देती है ना, मीटी देती है, मीटी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
हाँ, उनके प्रोग्राम्स हैं, ओके, अब वो देते हैं आपको। तो कहने का मतलब ये है कि आजकल एक्सपोजर है, हाँ, हाँ, और शार्क टैंक आने के बाद मतलब लोगों को टर्म्स भी पता है, यूनिट इकोनॉमिक्स क्या होती है, हाँ, हाँ, मोनेटाइजेशन क्या होता है, हाँ, हाँ, वो भी पता चल गया उनको। और हाँ, यानी लेकिन लेकिन टीयर 2 इंस्टीट्यूशंस में ओपेसिटी जैसे कहते हैं ना, वो थोड़ी हाँ, ज़्यादा है, ओके, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी कम है, ओके, और रिसोर्सेज भी उनकी कम रहती हैं। अब जैसे जयपुर आप देखो, जयपुर हाँ, सिटी, हाँ, हाँ, जयपुर सिटी के आसपास ही मेरे ख्याल से शायद 50 या 60 यूनिवर्सिटीज हैं। ओके, अब मतलब एक सिटी किसी ने एक यूनिवर्सिटी किसी ने खोली, हाँ, हाँ, अब क्या उसको अच्छे बच्चे मिले, उसको अच्छे टीचर्स कैसे अरेंज करेगा, वो इंडस्ट्री कनेक्ट कैसे बनाएगा। तो ये सारे चैलेंजेस तो सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को फेस करने पड़ते हैं। लेकिन नीति आयोग के चेयरमैन ने अभी 2 दिन पहले बोला था ओके, कि इंडिया में जितनी यूनिवर्सिटीज रिक्वायर्ड हैं, हाँ, हाँ, उससे 50% है। हमें अभी 1200 से 2500 यूनिवर्सिटीज करने की जरूरत है, ताकि हम 4 करोड़ लोग को हर साल पढ़ा पाए। मतलब इंडिया में अभी यूनिवर्सिटी 50% 50% कम है। है, हाँ। मतलब मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, एक चीज़ बताएं सर। इंडिया में तो एफडीआई आ रहा है, अभी आई वाज रीडिंग अ आर्टिकल कि इसी 23-24 में ही अप्रॉक्सीमेटली $74 बिलियन इन मतलब एफडीआई आया हुआ है, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली $40 बिलियन जो है इक्विटी मार्केट में गए हैं, 30-35 बिलियन डॉलर जो है वो कैपेक्स में गया हुआ है। मतलब इतना फंडिंग आने के बाद भी इतना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हो सकता है, मतलब इतना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे कम हो सकता है? ये एजुकेशन में एफडीआई तो मतलब ऐसे ही अभी तक अलाउड नहीं था। ओके, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर अलाउ किया है। हाँ, तो अभी गिफ्ट सिटी में एक ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी ने कैंपस खोला है, ओके, तो वो कर रहे हैं। एक्चुअली एजुकेशन आप स्टेट अवे फॉरेन मनी को लेना एक स्ट्रेटेजिक इशू है। ओके, अब जापानीज लोग हैं, वो अपने एजुकेशन सिस्टम को नहीं देते फॉरेन वालों को, बाकी सारी खोल रखी है इंडस्ट्रीज, हाँ, 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 क्योंकि उनको वो अपनी हिस्ट्री बढ़ानी है, अपनी सेल्फ एस्टीम बनानी है, हम्म, उनको अपनी नेशन के बारे में सिटीजन्स को ग्रो करना है। अच्छा, उनको ये करना है कि मेरे सिटीजन्स लीडर्स बने, ऐसी स्टडीज दें हम। हाँ, ये नहीं कि जैसे मैकॉले ने क्लर्क बनाए थे इंडिया में 1857 के बाद, वो आज तक क्लर्क ही चल रहा है। ओके, वही फिजिक्स में कर रहे हैं, वही कर रहे हैं सेम। आप मुझे एक बात बताओ, स्कूल में हम्म, आपको पर्सनल फाइनेंस क्यों नहीं सिखाया जाता, कि एफडी क्या होती है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, अपने पैसे को इन्वेस्ट कैसे करें। आपको बताया बिजनेस कैसे सेट करते हैं, उसमें शेयर्स क्या होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड क्या होती है, स्कूल में क्यों नहीं? सब अभी तक तो मुझे इतना पता है कि अपने एजुकेशन में बस जाओ पढ़ो और कहीं जॉब करो, इतना ही मेरे को समझ आया है अभी तक। वो ये है कि पॉपुलेशन की बड़ी मार है। एक क्लास में अगर 50 बच्चे नहीं डालोगे तो स्कूल कहाँ से लाओगे? हाँ, तो वो एक प्रॉब्लम है। और जो रिच वाले हैं, हाँ, वो इंटरनेशनल बैकलॉरिएट, आईबी, आईजीसीएससी, क्लास में 10 बच्चे 8 बच्चे, वो ओ- कर रहे हैं मैनेज। ओके, उसमें फिर उसमें तो इतनी ऐसी ऐसी चीजें सिखाई जाती हैं आपको, कॉमिक कैसे बनाते हैं, हाँ, हाँ, एक आर्टिकल लिखते कैसे हैं, हाँ, हाँ, उसमें अच्छे वर्ड्स कैसे चूज करते हैं, हॉर्स राइडिंग कैसे करते हैं, वो आपको इंटरनेशनल लेवल के बना रहे हैं। हम्म, लेकिन लेकिन पॉपुलेशन के चलते, हाई पॉपुलेशन के चलते, अभी भी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, एक मैं आपको बताऊं, मदर्स इंटरनेशनल स्कूल है साउथ दिल्ली में, उन्होंने आधारशिला नाम का एक स्कूल खोला था। ओके, वो स्कूल क्या था कि बच्चे का जिस टाइम पे जो चीज़ पढ़ने का मन करेगा, हाँ, हाँ, उस टाइम पे उसको वो चीज़ पढ़ाई जाएगी। अच्छा, से एक क्रिएटिविटी होती है ना बच्चे के करेक्ट, माइंड में, करेक्ट, है वो कहता अभी मेरा मन नहीं हाँ, हाँ, है, मेरे को अब तबला सीखने का मन है, हाँ, 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 ले भाई तू अब तबला सीख। ओ, विच मीन्स कि मेक इट मोस्ट इंटरेस्टिंग, पढ़ाई बोझ ना लगे, लर्निंग बोझ ना लगे। वाओ दैट्स बट वो चल नहीं पाया बिकॉज हाँ, उसके लिए रिसोर्सेज बहुत चाहिए। राइट, अगर आपको इस टाइप का, हाँ, तो वो चल नहीं पाया। तो हाई पॉपुलेशन के चलते जो पॉसिबिलिटीज हैं, अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जैसे आई हैं, दे आर चार्जिंग क्वाइट अ लॉट, बट दे आर ट्राइंग टू डिलीवर इंटरनेशनल स्टाइल ऑफ एजुकेशन। ओके, ओके, ओके। सर एक चीज़ बताएं, जैसे अभी आप एक इकोनॉमिस्ट हैं, राइट? तो एफडीए ये जो $70 बिलियन की इनफ्लो हुआ है, ठीक है, तो इसमें 40 बिलियन अगर छोड़ दो तो 30 बिलियन नॉर्मली किस सेक्टर में जाते हैं यूजली? इंडिया इज द मोस्ट ओपन हाँ, एफडीआई कंट्री इन द वर्ल्ड। ओके, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा फॉरेन पैसे को वेलकम करते हैं, ओके,
बहुत ही कम चीजें हैं जहाँ पे अलाउड नहीं है हाँ या कम अलाउड है, जैसे कि न्यूक्लियर पावर हो गया, न्यूक्लियर हो गया। हाँ अब तो डिफेंस में भी आप देख लो, हाँ, अभी अलाउड हो और गया। अभी कुछ डेज के अंदर इंश्योरेंस में 100% एफडीआई अलाउ होने वाला है। ओह, तो और जीडीपी जो होता है हाँ हाँ, वो 3 चीजों से मेड होता है, ओके, इन्वेस्टमेंट, हाँ कंजम्पशन हाँ, और एक्सपोर्ट्स। ओके, एक्सपोर्ट्स इंडिया के बढ़ रहे हैं, करेक्ट, 400 बिलियन से 750 बिलियन पे आ गए। अप्रोक्सीमेटली डबल हो गया। देख लो, अभी पीएलआई स्कीम अभी लॉन्च हुई थी हाँ हाँ हाँ, और कितनी जल्दी एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। वाह, ओके, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है हाँ हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 10 लाख करोड़ का बजट कर दिया, जो बजट 2 या 3 लाख करोड़ पे हुआ करता था 2014 से पहले। तो ये इतना एक्सपोनेंशियल कैसे ग्रो होगा? देखिए, डेमोक्रेसी है हमारी, हाँ हाँ, राइट। हर पॉलिटिशियन ये चाहता है मैं इलेक्शन जीतूं। हाँ हाँ, अगर आप एक ब्रिज बनाओगे, हाँ हाँ, एक रोड बनाओगे, उसका फायदा 5-10 साल में दिखेगा एरिया में। करेक्ट, कैपेसिटी इन्वेस्टमेंट का ये हाँ, वो कि एक कॉलेज बना, उसका फायदा 10 साल में दिखेगा जब वहां से लोग पढ़ के निकलेंगे, हाँ हाँ, है ना। लेकिन अगर आप कहोगे यार रेवड़ी की तरह आप बांट दोगे उस पैसे को, ये सब्सिडी दे दी, ये फ्री दे दिया, बसों में विमेन फ्री कर दी, ये कर दिया, तो पैसा बचेगा नहीं। हाँ, लेकिन कोई कैपेसिटी बनेगी कंट्री की जो कैपेसिटी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, हाँ जो कंट्री की लॉन्ग टर्म कैपेसिटी होती है, हाँ, वो बनेगी नहीं। करेक्ट, तो मोदी जी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने ये अच्छा किया है कि उन्होंने चाइना की तरह जो कंट्री में कैपिटल जनरेट हो रही है, सेविंग्स से, जो लोगों की सेविंग्स से जो मनी जनरेट हो रहा है, हाँ हाँ, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा रहे हैं। ओके, और 10 लाख करोड़ का 9.5-10 लाख करोड़ का बजट है जो वो खर्च कर रहे हैं। इतने सारे आप देख रहे हो, एयरपोर्ट्स डबल हो गए, हाँ हाँ हाँ, पोर्ट्स, अभी वधावन पोर्ट, विजिंगम पोर्ट, अंडमान निकोबार का पोर्ट। हाँ हाँ, तो और आप रोड्स देख रहे हो, हाँ, रोड्स, रेलवे, डबल हो गया, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। करेक्ट, तो हर जगह पे पैसे लग रहे हैं। हाँ तो जीडीपी, मैंने आपको बताया कि एक्सपोर्ट्स हाँ हाँ, वो डबल हो गए, करेक्ट, इन्वेस्टमेंट हाँ हाँ, वो डबल हो गई। करेक्ट, तीसरा है कंजम्पशन। हाँ हाँ, इंडिया एक बहुत ही यूनिक कंट्री है हाँ कि हाँ, वैसे हम इमर्जिंग मार्केट है, करेक्ट, लेकिन हमारा मैक्सिमम शेयर ऑफ जीडीपी कंजम्पशन है। ओह, एक्चुअली में वी कंज्यूम सो मच हाँ हाँ, कि हमारा डॉलर टर्म्स में जीडीपी $4 ट्रिलियन का है, ओके, लेकिन परचेजिंग पावर के बेसिस पे देखा जाए तो $12 ट्रिलियन का है। अच्छा, परचेजिंग पावर के हिसाब से हम वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी पिछले 20 साल से हैं, लेकिन हमारा गरीबी इतनी ज्यादा है, हाँ हाँ, इंपोर्ट्स इतने ज्यादा करने पड़ते हैं हाँ हाँ, कि रुपये की जो वैल्यू है डॉलर के हम्म, टर्म्स में वो गिरी रहती है। उस वजह से डॉलर टर्म में हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। ओके, ओके, आपने देखो 2014 से आज तक रुपए की अगर देखोगे, रुपए का वैल्यू वर्सेस डॉलर, तो आप देखोगे कि वो लगातार गिरती आ रही है। हाँ हाँ, 60 से लेके 84 पे पहुंच गई। करेक्ट, अगर ये रुपया हाँ 60 पर ही होता हाँ, तो आज तो हम वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी पहले ही सी है। $6 ट्रिलियन, 6-7 ट्रिलियन डॉलर के तो हम पहले से ही हैं। इन रुपए की वैल्यू इंडियन गवर्नमेंट कुछ संभालती नहीं है। ओके, अब उनको ये लगता है कि एक्सपोर्ट्स को अगर हमें बढ़ावा देना है तो रुपया वीक होना चाहिए। हाँ हाँ, आईटी कंपनीज के सारे अर्निंग बाहर से है, तो आईटी कंपनीज का प्रेशर रहता है कि रुपए को वीक करो। करेक्ट, लेकिन कंजम्पशन हाँ। जो जीडीपी का बिगेस्ट कंपोनेंट है, हाँ हाँ, वो रुपए के गिरने से वो अफेक्ट होती है और इन्फ्लेशन बढ़ती है, ओके, क्योंकि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, ट्रेड डेफिसिट है हमारा। हाँ 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 हाँ, तो इस वजह से अगर गवर्नमेंट थोड़ा रुपए को भी ध्यान दे, हाँ रुपए की वैल्यू पे ध्यान दे, हाँ, तो मेरे ख्याल से हम बहुत जल्दी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी तो बन ही सकते हैं। ओके, बट उसके साथ साथ हम कंजम्पशन को भी बहुत बढ़ावा दे सकते हैं। और यहाँ पे अगर रुपए की वैल्यू स्लोली बढ़ती हो हाँ हाँ, तो कंपनीज ऐसी ऐसी चीजें लगाएंगी, यहाँ पे ऐसे ऐसी टेक्नोलॉजी के प्लांट्स लगेंगे, हाँ हाँ, बिकॉज उनको पता है कि हम फ्यूचर में जब यहाँ से रिटर्न लेंगे तो उसकी रुपए की वैल्यू ज्यादा होगी, तो हमें ज्यादा डॉलर्स मिलेंगे। करेक्ट, करेक्ट, तो ये एक हमारी इकोनॉमी का खास वो है। ओके सर। आपके हिसाब से अगर हमें अपना रुपये डेप्रिसिएशन घटाना है, स्टेडी रखना है, तो क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए यूजुअली? वो चाइना अपनी करेंसी को स्टैंडर्ड रेट पे थोड़ा बहुत डिफरेंस पे मूव करता है, और वो इसलिए कर पाया क्योंकि वो ट्रेड सरप्लस नेशन है।
उसके इंपोर्ट्स कम है, एक्सपोर्ट ज्यादा है। ओके। $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करता है एक साल में, हाँ, वर्ल्ड का लार्जेस्ट। करेक्ट करेक्ट। तो चाइना इसलिए कर पाया। हाँ हाँ। इंडिया इंडिया में ना एक्चुअली हिस्टोरिकली हाँ। बहुत चीजें होनी चाहिए थी जो नहीं हुई। ओके। उस वजह से हमारी सब चीजें अब हो रही हैं। अब सेमीकंडक्टर पे ध्यान दे रहे हैं। जब ताइवान ने 1995 में बोला था सेमीकंडक्टर लगा देते हैं, तब आपने मना कर दिया। तो बहुत चीजें लेट हो रही हैं, उस वजह से हमें नुकसान हो जाता है। जैसे चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने लगाई कि अगर हम चाइना में हमारी फैक्ट्री है, तो सिंस चाइना में इंस्टेबिलिटी रहती है और गवर्नमेंट का बहुत कंट्रोल है, और चाइनीज गवर्नमेंट के बहुत सारे इश्यूज चलते हैं, तो उस वजह से हम वहां से फैक्ट्री निकाल के किसी और फ्रेंडली कंट्री में डालते हैं, जिसको रीशोरिंग बोलते हैं। जिसको बिल्कुल बिल्कुल एप्पल भी कर रहा है अभी। एप्पल ने 20% प्रोडक्शन इंडिया में मूव कर दी। करेक्ट। हाँ, 20% एप्पल की प्रोडक्शन, वो तो मतलब $1 ट्रिलियन की मार्केट। लेकिन जो टोटल इंडस्ट्री निकली चाइना से, उसका कितना परसेंटेज इंडिया के पास आया? रफली अराउंड 14%। ज्यादातर मनी वियतनाम के पास गया, मेक्सिको के पास गया क्योंकि वो अमेरिका के पास है। ओके। और बांग्लादेश में जा रहा था, लेकिन वो टेक्सटाइल वाला, लेकिन वहां पे इंस्टेबिलिटी चल रही है। तो इंडिया पूरा एडवांटेज नहीं ले पाया चाइना प्लस वन का। ओके। लेकिन काफी हद तक लिया, बट और बहुत ले सकता था। हाँ, मतलब दे हैव एक्टेड ऑन, बट हो सकता है। जो आपने करेंसी की बात बोली, तो करेंसी में बिल्कुल सही बात है, ट्रेड सरप्लस होना चाहिए कंट्री का। लेकिन एट द सेम टाइम जब आपके अंदर एफडीआई आ रहा है और एफआईआई आ रही है, तब आपको रुपी को अलाउ करना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऊपर मूव करने के लिए। ओके। और जब बाहर जा रहा है तो थोड़ा नीचे मूव करने के लिए। ओके। लेकिन हमारा आरबीआई क्या करता है, हर साल 2-3 रुपए उसको गिराता रहता है। ओके। तो 60 से 84 आ गया 10 साल में। ओह, देखो, रुपया इज योर परचेजिंग पावर। करेक्ट। हाँ, रुपए से तो आप बाहर का इंपोर्ट खरीदते हो। बिल्कुल। वो वीक रहेगा तो कंजम्पशन पे इन्फ्लेशन आएगी। करेक्ट। महंगाई बढ़ेगी। करेक्ट। तो ये बात मुझे ऐसा लगता है कि कंट्री को देखना चाहिए इस बारे में। ओके ओके सर, एक चीज़ बताएं, अभी हम लोग जब डिस्कशन कर रहे थे कि वेस्ट एंड इंडिया का जो स्टूडेंट ईक्यू एंड देयर कल्चर, कि आपने जो इंडियन स्टार्टअप है, इसकी जो इकोसिस्टम है, क्या हम लोग अभी वेस्ट कल्चर को कॉपी कर रहे हैं, रेप्लिकेट कर रहे हैं, या फिर हम लोग कुछ इंडिजिनियस स्ट्रेटेजी भी यूज़ कर रहे हैं? 70% जो बिजनेस मॉडल्स हैं वो कॉपीड है। ओके। जैसे अब यूएस में क्या होता है कि अगर ग्रोसरी लेने जाना है, तो वो घर से दूर आपको मॉल में जाना पड़ता है। ठीक है ना, वॉलमार्ट के स्टोर जाओगे, गाड़ी लेके जाओगे 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर, वहाँ पे पार्क करोगे, फिर है ना, तो वहाँ पे उन्होंने होम डिलीवरी ऑफ फूड आइटम शुरू किया। अब वही हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया, 10 मिनट डिलीवरी। जबकि यहाँ तो किराना स्टोर्स गली गली में होते हैं, हाँ, पूरे नेबरहुड में होते हैं। करेक्ट करेक्ट। उसमें क्या करेगी 10 मिनट डिलीवरी? हाँ, तो कॉपी कर लिया। हाँ, लेकिन उसको इनोवेट किया, और आज इट हैज बिकम अ हॉट सेक्टर। आजकल हर कोई किराना वाले से मंगाने की बजाय ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट, करेक्ट, और सारी कंपनीज ऐड कर रही हैं इस वर्टिकल को कि हमें क्विक कॉमर्स में जाना है, क्विक कॉमर्स में जाना है। तो फॉरेन मॉडल जहां तक प्रैक्टिकली आप कॉपी कर रहे हो, तब तक तो समझ में आता है कि आप उसको लेटर ऑन ट्वीक करोगे। अब जोमेटो को देख लो, फूड डिलीवरी की बात थी। मतलब मैं ये मानता हूँ जोमेटो एक ऐसी कंपनी है जो हर महीने 30 से 40 नई इनोवेशंस करती है। 30 to 40 आप देखो उसकी ऐप, आपको रोज उसमें चेंजेस दिखेंगे। जो चीज वर्क नहीं कर रही होती हटा देते फटाफट, गूगल की तरह। जो चीज वर्क कर रही होती है उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। तो वो इनोवेशन कर रही है, जेन्युइन इनोवेशन इंडिया की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो फॉरेन मॉडल को कॉपी कर लेती है और उसमें कुछ खास इनोवेशन नहीं करती, तो वो मनी इन्वेस्टर्स का भी वेस्ट होता है, कंपनी कहीं ज़्यादा पहुंच नहीं पाती, और इट इज़ अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। तो एक चीज़ बताएं, अभी जो आपने बताया इनोवेशन की, और उसके भी दोनों वाइसा वैसा बताएं। सो अगर लेट सपोज मैं एक नया इन्वेस्टर हूँ, ठीक है, एक स्टार्टअप आया, उसने बोला कि इनोवेशन कर रहा हूँ, बट हाउ डू आई नो कि वो जेन्युइन
मतलब इनोवेशन कर रहा है या फिर इट्स अ स्कैम समथिंग, कि जो मेरे को पूछना चाहिए क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए कि आई कुड आइडेंटिफाई इट्स अ जेन्युइन कंपनी? मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। ओके, इन्फो एज जिससे naukri.com चलाता है, करेक्ट। उसने housing.com के राहुल यादव, हाँ हाँ उसने एक नई कंपनी बनाई राहुल यादव ने। तो उन्होंने कहा ये बंदे ने पहले स्टार्टअप की हुई है, हाँ हाँ कंट्रोवर्शियल बंदा था, हाँ हाँ, उसकी बहुत चीज़ें हैं इंटरनेट पे, आप पढ़ लो। ओके। housing.com में उसने काफ़ी इन्वेस्टर्स को अपसेट किया था, ओ, तो उसके ऊपर लगा दिए पैसे ओके। और फाइनली वही हुआ। हाँ हाँ मतलब वो बंदा ही सही नहीं था, हाँ हाँ, तो फाइनली अल्टीमेटली द कंपनी क्लोज डाउन। हम्म और जब इन्फो एज ने थोड़ा डिलिजेंस किया होगा, हम्म उनको पता चला कि थिंग्स वर नॉट हम्म, गुड। ओके। सेम इन्फो एज ने हाँ, जोमेटो में 147 करोड़ डाले थे, 147। 147 करोड़। हाँ, उसकी वैल्यू आज 18,500 करोड़ है, यूज यूज, सेम इन्फो एज। ओके। तो डिलिजेंस करना कि बंदे का फाउंडर बैकग्राउंड, दूसरा कंपनी फॉर्मेशन, हाँ उसकी जो बैलेंस शीट है उसमें शेयर्स कितने किसके नाम पे हैं, हाँ डिलीजेंस फाउंडर एग्रीमेंट है या नहीं साइंड, या हवा में ही दोस्ती में चल रहा है। हाँ तीसरा, अकाउंटिंग कौन सी फर्म करती है, कोई साइडी का सीए कर रहा है, हाँ कोई फैमिली का दोस्त सीए कर रहा है, हाँ, या सिर्फ ठप्पा लगाने के 50,000 रुपए जो ले लेते हैं, करेक्ट करेक्ट। या फिर आपने कोई एक नाम वाली, अब बायजूस के 2022 से हाँ, ऑडिटेड अकाउंट्स आई थिंक पीडब्ल्यूसी था, उसने साइन नहीं करे, बिग फोर था कोई, ओके। तो क्यों नहीं करे? हाँ हाँ, दे फाउंड समथिंग रॉन्ग ना, मतलब तभी तो साइन नहीं करे, 22 के साइन नहीं करे, 23 के साइन नहीं करे। अच्छा। अब वो क्या रॉन्ग था वो भी मीडिया में आ गया था कि उसमें ये इश्यूज हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप डिलीजेंस नहीं करोगे, फाउंडर बैकग्राउंड, अच्छा टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी टेस्ट करो भैया। वो कहीं मार्केट में कुछ अवेलेबल एपीआई को लगा के और आपको दे दिया उसने कि ये तो मैंने बनाई है। आजकल तो मतलब हर एक एआई स्टार्टअप, मतलब कोई भी टेक हाँ, एआई जैसे पहले कंप्यूटर लगाते थे, हाँ, वो एआई। मतलब सत्य। लेकिन अगर आपने 2-4 आईटीएन रखे हुए हैं हाँ, जो उसको कह देंगे देख के सर देखो इसमें ये है, आपको विद इन अ वीक बता देंगे आपको ओके कितना पानी में है। ओके। तो ये चीजें तो आपको करनी चाहिए ना। और थोड़ा सा हमारी मार्केट में ये भी है कि सेलिब्रिटी फाउंडर्स का नाम चलता है। अच्छा, इसको ओवर ग्लोरीफाई भी हो जाता है कि मतलब कोई बंदे ने कुछ अच्छा किया है या फिर उसका पीआर अच्छा है, देन मतलब दे टेंड टू गेट लॉट ऑफ मनी अट्रैक्टेड टू देम, एंड उसमें भी फिर कुछ ऐसा होता है कि मतलब कुछ फाउंडर जो एक्चुअल फंड आता है उनके पास कंपनी के लिए, दे ट्राई टू मिस यूज इट। देखिए, ट्राई टू मिस यूज का तो क्या बोले, देखो वो तो किसका कब ईमान बदल जाए, मतलब। बट लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लोग लॉन्ग टर्म से स्टार्टअप कर रहे हैं उनकी एक स्टैंडिंग होती है मार्केट में। ओके, उनको लोग जानते हैं कि नहीं, अब भाविश की ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ आया, मार्केट इतना पैसा लगा दिया, जबकि उसमें इतनी इश्यूज आ रहे थे मीडिया में, तब भी उसका सब्सक्राइब नहीं था। तब भी सब्सक्राइब हो गया। क्यों? क्योंकि भाविश का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, उसने फैक्ट्री लगाई, उसने पहले ओला लगाया था, उसने आपको वर्ल्ड की लार्जेस्ट 2 व्हीलर ईवी फैक्ट्री लगा के दिखाई। उसका 10 साल का पीआर भी है, 10 साल से वो पीआर भी कर रहा है, वो हर चीज़ छपती है उसकी मीडिया में। तो वो चीज़ है। मेरे हिसाब से मैं ये सोचता हूँ कि आप इंडिया का अगर रिकॉर्ड देखो, इंडिया में बिजनेसमैन को चोर समझा जाता था। ओ, बिजनेस सोशलिज्म, ओके तो बिजनेसमैन को चोर समझती थी गवर्नमेंट। ओके। चाहे वो इंडिपेंडेंस आज़ादी के बाद से आप देख लो, हाँ हाँ सारी गवर्नमेंट बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया, हाँ हाँ, एयर इंडिया नेशनलाइज कर दिया। हाँ, तो ये बिजनेसमैन तो चोर है, ओके। उस पर टैक्स लगा दो। 94% वेल्थ टैक्स लगा रखा था हमारी इंदिरा जी ने। 94%, 6% ही बचा। तो उससे अच्छा तो ये है ना कि आप जो बिजनेसमैन परफॉर्म करके दिखा रहे हैं उनको ग्लोरीफाई करो, करेक्ट, क्या बुराई है उसमें? ओके। एंटरप्रेन्योरशिप को ग्लोरीफाई करने में वो इनकम टैक्स दे रहा है, हाँ हाँ कॉर्पोरेट टैक्स दे रहा हाँ है, हाँ, एम्प्लॉयज की सैलरी दे रहा है, करेक्ट। सारे एजेंसीज के पैसे दे रहा है, हाँ हाँ जीएसटी दे रहा है, हाँ कैपेसिटी क्रिएट कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, जीडीपी में ऐड कर रहा है। हाँ
तो भैया उसके बाद लास्ट में 5-6%, 8% ले जाता है प्रॉफिट, तो उसको ग्लोरीफाई नहीं करोगे तो करो ग्लोरीफाई, मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है, और ज्यादा फाउंडर्स को ग्लोरीफाई होना चाहिए। मेरा ये व्यू है। मतलब जितना ज्यादा हम Yes. प्रोत्साहित करेंगे Yes, उतना from socialism हाँ। we have to move towards capitalism. ओके India is a mixed economy. हाँ हाँ लेकिन अभी भी बहुत इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट के हाँ जो वो सोशलिस्ट है। मेरे को ऐसा ही लगता है क्योंकि हाँ। इंडिया अभी अगर कैलकुलेट करूं मेरे हिसाब से 60% और 65% इज सोशलाइज्ड हाँ। एंड कैपिटलिज्म अभी अभी शुरू हो रहा है। इट इज लॉन्ग वे टू गो। बिल्कुल नहीं पूरा कैपिटलिज्म तो आना बहुत मुश्किल है, बिकॉज जो अमेरिकन स्टाइल ऑफ कैपिटलिज्म है ना, हाँ हाँ एलॉन मस्क इज द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट नाउ। करेक्ट अभी वो है। मतलब 130 मिलियन की डोनेशन दी और उसकी कंपनीज का हाँ जो मार्केट कैप बढ़ गया हाँ ट्रम्प के जीतने के बाद, हाँ हाँ 65 बिलियन का मार्केट कैप बढ़ गया। हाँ तो ये चीज इंडिया में हो सकती है। आप मतलब ये देखो, आज एक फॉरेन जर्मनी का चांसलर आया हुआ था इंडिया, हाँ। साथ में 1000 बिजनेसमैन लेके आया हुआ था। 1000 उसको ये था कि जिस तरह से फ्रांस घुस गया इंडिया में और यूएस घुसा हुआ है और रशिया घुसा हुआ है, हाँ हाँ तो उस तरह से जर्मनी क्यों नहीं घुसा हुआ। तो वो आया था, 1 लाख इंडियंस को हर साल लूंगा, ओके वीजास दूंगा, वर्क वीजास, ओके और जो टेक्नोलॉजी डिफेंस की चाहिए ले लो, जो तुम्हें वहां से नहीं मिल रही, वहां से नहीं मिल रही, वहां से नहीं मिल रही। ओके वो आया था, हाँ तो उसको वेलकम करना चाहिए ना। करेक्ट लगा तो भाई, हाँ हाँ तो यहाँ पे कैपेसिटी लगा, पैसे लगा, हाँ हाँ हमारे बंदे ले। बिल्कुल हाँ, अब यूरोप और यूएस को, अमेरिका को देख लो। हाँ हाँ अमेरिका ने इंडिया के सबसे एजुकेटेड और टैलेंटेड लोगों को लिया है आज तक। सारे सारे आईआईटी, वहीं पे ही है। सारे आईटीएंस, सारे भरे पड़े हैं। जो NASA टॉप टैलेंट है वो सारे चले जाते हैं। नासा में यूरोप ने किसको लिया है? करेक्ट यूरोप किसको लेते हैं? वो एमनेस्टी के नाम पे, और वो ये यहाँ पे इस शोषण हो रहा है, इस उसका, वो सारे फंडामेंटलिस्ट को ले लेते हैं। ओके तो क्या बेटर है? ओके बेटर ये है ना कि यूएस, हमारा मैन टैलेंट तो हमारा टैलेंट नहीं फिर वापस भी तो आता है। अच्छा ओके अगर वो जो स्टार्टअप फील्ड है, हाँ, हाँ। आप उसमें देखो कि कितना टैलेंट तो बाहर से सीख के आया हुआ। ओ तो क्या बुराई है उसमें? देखो, वी आर अ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। चाइना चाइनीज में डेवलप हुआ, रशियंस ने रशियन लैंग्वेज यूज करी, करेक्ट जर्मनी ने जर्मन करी, स्पेन ने स्पेनिश करी, करेक्ट ब्राजील ने स्पेनिश करी, हाँ हाँ अमेरिका ने इंग्लिश करी, हाँ। हाँ, और जापानीज ने जापानीज लैंग्वेज करी। इंडिया इंग्लिश पे चल रहा है। हाँ तो आपकी अफिनिटी तो है ही ना वेस्ट के साथ। तो अगर उनका आप एडवांटेज पैसे का, हाँ टेक्नोलॉजी का ले सकते हो, हाँ। कोई बुराई नहीं है उसमें। अच्छा सर एक चीज़ बताओ, ये जो एफडीआई आते हैं, ठीक है, ये एक्चुअली में इंडिया के लिए बेटर ऑप्शन है कि हम लोगों का कंट्रोल भी धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, अपने हाथों से निकल रहा है? आप जब कोक और पेप्सी इंडिया आ रहे थे, हाँ हाँ एक टाइम पे आई थिंक इंदिरा जी की गवर्नमेंट थी जब उनको बाहर निकाला गया था, 1979 में। ओके तो जब वो वापस आ रहे थे 91 के रिफॉर्म्स के बाद, हाँ तो उन्होंने आते ही कैंपा कोला जो चला करती थी, लिम्का, और ये सारी खरीद ली, ओ है ना। और ओके। जितने बॉटलर्स थे, हाँ, हाँ। उसमें से बहुत सारे बॉटलर्स खरीद लिए। अच्छा अब वो आपको 20 पैसे का चीनी का काढ़ा, जिसमें 11 चम्मच चीनी होती है, हाँ हाँ वो 20 रुपए से 25 रुपए से 30 रुपए पे बेच रहे हैं। और उनकी मोनोपोली है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन में मोनोपोली है, और वो 20 रुपए का आपको काढ़ा पिला के, और वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेके जा रहे हैं। इज इट गुड फॉर द कंट्री? नहीं वो तो आउटसोर्स ही हो रहा है, मतलब बाहर ही जा नहीं, रहा है। पर कुछ वैल्यू एड हो ना कंट्री को, कुछ भाई। अच्छा। अभी जर्मनी के जो आए थे, ठीक है, हाँ हाँ तो आपने एक वीडियो देखा होगा, पीयूष गोयल जी जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है, मेट्रो में उनको ट्रैवल करा रहे थे, उनकी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर को, और उनको कह रहे थे कि हमें टनल बोरिंग मशीन नहीं मिल रही हेंड्रिक्स की, ओके क्योंकि वो चाइना में फैक्ट्री लगा रखी है आपकी जर्मन कंपनी ने, और चाइना अलाउ नहीं कर रहा हमें टनल बोरिंग, क्योंकि हम लद्दाख में टनल बोरिंग कर रहे हैं। अच्छा तो भाई वो तो आप देखो, एफडीआई का फायदा देखो आप, नुकसान मैंने आपको बताया, हाँ हाँ जैसे कोक का एग्जांपल देके, हाँ फायदा आप देखो कि वो टनल बोरिंग टेक्नोलॉजी से कंट्रोल कर रहा है। ओके। इसका मतलब जियो पॉलिटिशियन एफडीआई से फायदा होता है अगर आपको जेन्युइन टेक्नोलॉजी मिल रही हो, ओके आपको कोई ऐसी चीज मिल रही हो जो आपकी कंट्री की इन्वेस्टमेंट नहीं दे पा रही। लेकिन अब जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन में दोनों फॉरेन कंट्रोल्ड है। अमेजोन बाहर की कंपनी है, फ्लिपकार्ट में वॉलमार्ट है। हाँ
आपको पता है आज एक मेरा कजन है, हाँ वो उसकी शॉप पे काम करता था, तो वो उसकी शॉप बंद हो गई, वो बिक गई, बेच दी किसी बंदे ने। ओके तो उसने सोचा कि मैं ना अमेजोन फ्लिपकार्ट पे माल बेचता हूँ, ओके 28 या 30% तो ये लोग ले जाते हैं। हाँ प्लेटफॉर्म फी एंड वगैरह कम ले जाते हैं। हाँ उसके बाद क्या है, आपका प्रोडक्ट जब सर्च होगा, कोई सर्च करेगा, हाँ तो टॉप पे आ ही नहीं रहा। ये कौन डिसाइड करता है टॉप पे क्या आएगा? ये तो अमेजोन फ्लिपकार्ट डिसाइड करते हैं ना। और जो ऐड दे रहे हैं उनके टॉप पे आ रहा है। अच्छा एडिशनल वो अलग पैसा। अमेजोन की एडवर्टाइजिंग मैं फिगर भूल गया, आई थिंक आई मीन द वे दे अर्न। तो कंट्रोल किसके पास चला गया ऑनलाइन सेलिंग का? ओके कंट्रोल तो फॉरेन हैंड्स में चला गया ना। हाँ हाँ वो पैसा तो वो कमा रहा है। राइट 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 ठीक है, तो एज लॉन्ग एज आप मोनोपलीज ना क्रिएट होने दें, जैसे यूरोप नहीं क्रिएट होने देता। ओके यूरोप अभी ब्रेक कर देता है मोनोपलीज को। कैसे अभी यूरोप कैसे ब्रेक करता है? टाटा ने कोरस खरीदी, ओके उनकी वन ऑफ द लार्जेस्ट चेन ऑफ स्टील प्लांट्स। तो वहाँ की लेबर काम नहीं करती, ओके उनके ह्यूमन राइट्स हैं, उनके वर्कर राइट्स हैं, उनके आप निकाल नहीं सकते। वो तो लेबर राइट्स बड़े स्ट्रांग हैं फ्रांस में, वो तो वर्कर निकालने नहीं देते चाहे लॉस पे चल रहा हो। तो बंदा थे फिर भी, लेकिन तब चला नहीं, चलाना पड़ता है। आज तक टाटा चला रहा है लॉस पे कोरस के प्लांट्स। ओके तो उन्होंने सोचा कि हम थाइजन ग्रुप, जो वहाँ की सेकंड स्टील सबसे लार्जेस्ट स्टील ग्रुप है, हाँ मर्ज कर देते हैं। ओके तो इतना बड़ा एक प्लेयर बन जाएगा हम्म कि दो प्राइसिंग बढ़ा देगा, मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। तो हाँ हाँ यूरोप ने डिसअलाउ कर दिया, क्योंकि ये तो हम अलाउ नहीं करेंगे अपने यहाँ पे। फॉरेन कंट्रोल भी हो रहा है और मोनोपोली भी क्रिएट हो रही है। ओके तो एफडीआई ना इज अ डबल एज स्वॉर्ड। ओके मतलब जो जेन्युइन आपके यहाँ टेक्नोलॉजी आ रही है, ब्रह्मोस आई, हाँ हाँ रशिया ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी दे दी जो किसी के पास नहीं थी। करेक्ट तो आज वो ब्रह्मोस का एक्सपोर्ट कर रही है इंडिया। करेक्ट लेकिन अब वो 11 चम्मच की चीनी बेचोगे हाँ हाँ तो वो एक अलग चीज है। ओके ओके सर एक चीज़ बताएं, इसमें जब मतलब आउटवर्ड से इनफ्लो भी आ रहा है, ठीक है, जैसे पैसे बाहर से आ रहे हैं, तो ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी एक बबल क्रिएट करता है, और जियो पॉलिटिक्स सिचुएशन जो है वो हमारे इंडियन स्टार्टअप में क्या इफेक्ट या अफेक्ट करता है? जब 2018-19 में और 2021 के आसपास, ओके जब कोविड आया था, हाँ हाँ तो सब चीजें ऑनलाइन मूव करना शुरू हो गई थी। करेक्ट सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे थे, सबको कॉन्टैक्टलेस सर्विस चाहिए थी। हाँ तो एकदम से सबने ऑनलाइन प्रोडक्ट्स अपने डालने शुरू कर दिए, D2C बढ़ना शुरू हो गया। तो वैल्यूएशन ऐसे बढ़ रही थी, एक राउंड 300 मिलियन का हुआ, हाँ 4 महीने बाद 1 बिलियन का हुआ, उसके बाद 2 बिलियन का हो गया राउंड इरेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यूएशन। मतलब हाँ, मतलब रेवेन्यू बढ़ रहा है कि नहीं? इरैशनल, कि मतलब ये मोमेंट लाइफ में चला ना जाए। ओके मतलब फोमो क्रिएट हो हाँ, फोमो क्रिएट हो गया बिल्कुल। ओके तो उसके बाद अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है, जब तक भैया परफॉर्मेंस नहीं दिखाओगे, हाँ हाँ प्रॉफिट नहीं दिखाओगे, रिटर्न नहीं दिखाओगे, तब तक हम नहीं डालते, चाहे तुम बंद हो जाओ। बायजूस 22 बिलियन पे क्यों रुक गया भाई? तो एंड ऑफ द डे परफॉर्मेंस तो दिखा ना। गुड दुबई में बैठा हुआ है ग्लास हाउस में, और यहाँ पे तो इतनी गंदी पीआर चल रही है तुम्हारी, जो आर्टिकल आता है नेगेटिव आता है बायजूस का। हाँ हाँ तुम 22 बिलियन की कंपनी अपना पीआर नहीं कंट्रोल कर सकते यार? कैसे मतलब? अच्छा, और ग्राउंड पे पीआर गलत क्यों आ रहा है? क्योंकि एक्चुअल में प्रॉब्लम्स थी कंपनी में, तो पेरेंट्स भी कंप्लेन कर रहे थे, सब कंप्लेन कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि जियोपॉलिटिक्स में फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। जैसे मैंने आपको टनल बोरिंग मशीन का एग्जांपल दिया, उसी तरीके से अगर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी चाइना ने यूएस के साथ जो चल रहा है उनका पिछले इतने सालों से, दोनों ने आपस की कितनी क्रिटिकल चीजें विदहेल्ड कर रखी हैं। ओके क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं, उसकी जो माइंस थी ना, वो चाइना ने बहुत साल पहले खरीद ली थी, बोलीविया में लिथियम की माइंस। तो वो उनका कंट्रोल करते हैं कि वो कैसे मूव होगा। अब वो क्रिटिकल मिनरल्स के बिना कई चीजें आप फैक्ट्री लगा ही नहीं सकते, वो फैक्ट्री सिर्फ चाइना में ही लग सकती है। अच्छा तो जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन तो है। ओके और कंट्री जितनी स्ट्रांग होती है, उसके पास जितना पैसा होता है, उतना उसकी कैपेसिटी होती है शॉक्स को डील करने की।
ओके। अभी ग्लोबल इन्फ्लेशन शॉक आया कोविड के बाद, हाँ है ना। कोविड के टाइम क्या हुआ था, वेस्टर्न गवर्नमेंट्स ने एक माइंडसेट बन गया। माइंडसेट ये बन गया, इकोनॉमी बंद ना हो जाए, लोगों को पैसा बांटो, हाँ हुआ है। अकाउंट्स में डालो पैसा। हाँ। मोदी जी को भी बोला था पैसा डालो, हाँ। मोदी जी ने बोला पैसा नहीं डालूंगा मैं, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, जितना लोग है पैसा ज्यादा होगा तो उतनी प्रोडक्ट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारा पैसा है जो उसी प्रोडक्ट को चेज कर रहा है, फ्री हैंड है। फ्री हैंड। हाँ। मोदी जी ने नहीं किया, तो Okay. यहाँ पे इन्फ्लेशन नहीं बढ़ी, ग्लोबली बढ़ी ओके। इन्फ्लेशन। तो उससे जो शॉक्स आए, हाँ। क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी महंगाई, रशिया यूक्रेन वॉर आ गया, वर्ल्ड का 20% बीट यूक्रेन बनाता है, 20%। 20% यूक्रेन बनाता है। ओके। ऑयल शॉक आ गया अभी इजराइल और हाँ। इसका, तो उससे इंडिया कैसे डील कर पा रहा है। इंडिया लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी कंट्री, हाँ। वो इसलिए ही है बिकॉज इकोनॉमी हमारी 2 से 4 ट्रिलियन पे पहुंच गई 10 साल में। करेक्ट। हाँ। तो जियो पोलिटिकल इम्प्लीकेशंस तो पूरे हैं उस चीज के। ओके। अब इंडिया को जो टेक्नोलॉजीज ऑफर होती हैं क्यों हो जाती है, तो पता है यूएस नहीं देगा, फ्रांस दे देगा, फ्रांस नहीं देगा, जर्मनी दे देगा, जर्मनी नहीं देगा, रशिया दे देगा, वो सबको कमाना है। करेक्ट। ये स्टार्टअप इकोसिस्टम पे बीसी का मेन रोल क्या है, और एग्जिट क्या वो एक्चुअली में ये देखते हैं कि जितनी क्विक एग्जिट मिल जाए, या फिर दे ट्राई टू नर्चर विथ द फाउंडर्स एंड दे ट्राई टू गिव सम मेंटरिंग प्रोसेसेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं आपको बताऊं ना, एक स्टॉक मार्केट में एक टर्म चलती है, उसको बोला जाता है कि बिहाइंड एवरी फंडामेंटल इन्वेस्टर एंड टेक्निकल इन्वेस्टर देयर इज अ ट्रेडर। यानी आज आपको अच्छा भाव मिल रहा है आपकी इन्वेस्टमेंट का, तो चाहे आपके 1 साल हो, 2 साल हो, 4 साल हो, आप एक बार सोचते तो हो कि यार मुझे रिटर्न मिल रहा है, मैं निकल जाता हूँ। करेक्ट। लेकिन मार्केट रियलिटी ये है, मार्केट रियलिटी क्या है, मार्केट रियलिटी ये है कि वीसी उस टाइम में घुसता है जब ग्रोथ शुरू हुई होती है। अच्छा। अभी तो ग्रोथ होनी है, ओके। ग्रोथ होगी तो वैल्यूएशन बनेगी। हाँ। 80% से ज्यादा वेंचर कैपिटलिस्ट हाँ। इंडिया में हाँ। वो तब घुसते हैं जब प्रोडक्ट मार्केट फिट बन चुका हो, यानी पीएमएफ बन चुका हो, यानी कि ओके। सेल स्टार्ट हो गई हो, रेवेन्यू आना स्टार्ट हो गया। तो वो कहते हैं कि भैया आप पैसे डाल दे, हाँ। ये सारा मार्केटिंग में जाएगा, मार्केटिंग से रेवेन्यू बनेगा, रेवेन्यू से वैल्यूएशन बनेगी। ओके। तो उस टाइम करते हैं, लेकिन ये रियलिटी है कि वीसी को फास्ट एग्जिट मिलती नहीं है। अभी पीछे पता है आपको कितने वीसी फंड्स सेबी के पास, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास एप्लीकेशंस डाली हुई हैं। ओके। कि जब आपका फंड का टेन्योर पूरा हो जाता है ना, तो आपको सारी इन्वेस्टमेंट बेचनी होती है जो आपकी नई बिकी हो। ओके। जो बिक गई, ठीक है। नई बिकी हो वो आपको बेचनी होती है, और वो पैसा फिर इन्वेस्टर्स को वापस करना होता है जिनसे आपने लिए थे। हाँ। ओके। तो 70-80% बिकी नहीं है इन्वेस्टमेंट्स, और उनकी मार्केट भी नहीं है, वो बिक भी नहीं सकती है, और सभी कह रहा है बंद करो फंड बेच के। ओके। तो ऐसा नहीं है, वीसी का काम आसान नहीं। ओके। क्योंकि सबसे ज्यादा रिस्क ले रहा है, हाँ। और आजकल एक्सपेक्टेशन फाउंडर्स की इतनी है कि वैल्यूएशन भी अच्छी दे रहा है। हाँ। और इंडिया में वो तो अभी 2 साल से आईपीओज एकदम से चल पड़े। हाँ। स्टॉक मार्केट इतना बूम मार रही है, और गवर्नमेंट ने लॉस मेकिंग कंपनीज का भी आईपीओ अलाउ कर दिया, पहले नहीं होता था। तो वो बाहर कंपनी खोलते थे कि सिंगापुर में होल्डिंग कंपनी खोलो, यूएस में खोलो, वो सारी चीजें करते थे। वो तो अब एग्जिट्स मिलनी शुरू हुई है कि लॉस मेकिंग कंपनियों के भी आ रहे हैं। ओके। अब मिलनी शुरू हुई है। कितनी कंपनी उसकी मिली है, आप उंगलियों में गिन लो, मुश्किल से 20 स्टार्टअप 25 स्टार्टअप होंगी जो जिनका साइज बड़ा हो गया और जिनको एग्जिट मिल गई। हाँ। तो वीसी वाला का काम आसान नहीं है, वीसी वाला लॉन्ग टर्म तो रखता है इन्वेस्टमेंट। ओके। मैं एग्जांपल दूं आपको। हाँ जी। एलिवेशन कैपिटल पेटीएम में बहुत जल्दी घुस गया था, और पेटीएम लॉस मेकिंग था, लेकिन उन्होंने ये बोला कि हम इंडिया का बिगेस्ट आईपीओ करेंगे। ओके। तो उन्होंने बहुत हाई वैल्यूएशन आईपीओ में मांगी। ओके। मार्केट उस समय नई थी स्टार्टअप वालों के लिए, हाँ। स्टार्टअप के आए नहीं थे पहले इश्यूज, हाँ। तो वो वैल्यूएशन मिल गई उनको। ओके। यानी एलिवेशन की चांदी हो गई। हाँ। बट मैंने पीछे कहीं देखा कि पेटीएम
में कुछ प्रॉब्लम्स आई, आरबीआई वाली प्रॉब्लम्स आई, हाँ फिर वो स्टॉक एकदम गिरा, करेक्ट। तब भी एलिवेशन ने बेचा नहीं था। ओके। मतलब आईपीओ आ गया, हाँ रिकॉर्ड वैल्यूएशन चली गई, उसके बाद गिर भी गया। हाँ तो पर ऐसा नहीं है, आईपीओ के बाद वीसी बेचता है, ज्यादातर आईपीओ के बाद बेचता है, ओके। या फिर कोई जैकपॉट लग गया, जैसे सिकोआ कैपिटल ने व्हाट्सएप में डाला हुआ था हाँ और वो $22 बिलियन की फेसबुक ने खरीद लिया, करेक्ट व्हाट्सएप, हाँ जैकपॉट लग गया। करेक्ट। तो जैकपॉट कम लगते हैं। अच्छा, मतलब एक्विजिशन का चांसेस थोड़ा कम ही होता है। अब बढ़ गया है इंडिया में, क्योंकि अच्छा। अब कंपनीज खरीद रही हैं। अभी गुड ग्लैम ग्रुप ने इतने एक्विजिशन करे हैं, ओके। और इंडिया में रिलायंस भी कर रहा है। हाँ अभी 2 दिन पहले टैक्स फूड खरीदा है। हाँ तो अब हो रहे हैं। हाँ एक टाइम पे लोग कहते थे यूएस में होते हैं, तो यूएस में गूगल हर साल 100 कंपनियां खरीद लेता है। तो वो जितने भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी या कोई ऐसी चीज आ रही हो जो उन्होंने इन्वेंट ना करी हो, वो खरीद लेते हैं कंपनी, चाहे चल दे जो भी रेट देना है यार। टेक्नोलॉजी की वजह से। हाँ, कि मतलब ताकि उनका जो वर्चस्व है, उनका जो मार्केट शेयर है, वो बना रहे। ओके सर, एक चीज़ बताइए, अभी जो आईपीओ की बात की है, तो अभी जो एसएमई आईपीओ पे अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ, देयर लॉट ऑफ स्टार्टअप्स एट अर्ली स्टेज, मतलब रिलेटिवली अर्ली स्टेज है जो आईपीओ कर रहे हैं। लेट्स से उनकी अगर जो एसएमई आईपीओ की थ्रेशोल्ड ही है, बेस्ट वहीं पे पहुंचने पे वो एग्जिट कर ले रहे हैं, ठीक है। इज इट अ राइट थिंग? व्हाट डू यू से अबाउट इट? देखो यार, मार्केट इज ऑलवेज राइट। अगर कोई उस चीज के पैसे दे रहा है, अगर कोई उस इशू के, आईपीओ इशू के पैसे दे रहा है, तो हु आर यू एंड मी टू से कि भैया देखो, मान लो एक छोटी सी कंपनी है 10 करोड़ की, 10-11 करोड़ का टर्नओवर है, उसको मार्केट से मिल जाता है 5-6 करोड़, 10 करोड़। हाँ भाई तो कंपनी के शेयर देके ले रहा है ना, चोरी तो नहीं कर रहा ना। ओके। कंपनी है 10-11 करोड़ का टर्नओवर करती है, तो ले लिया, तो मतलब ले लिया। एक टाइम में लंदन जाते थे, वहां पे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मार्केट एआईएम पे जाके लिस्ट करते थे छोटे छोटे कंपनीज। ओके। अब इंडिया में मिल रहा है। खुशी बनाओ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि खुशी बनाने का टाइम है कि देखो, आज एक छोटा बिजनेसमैन भी कमा सकता है। तो लेकिन अगर कोई फ्रॉड है, अगर कोई प्रॉफिट ऐसे शो करे जो है नहीं, और गाड़ी और इशू के बाद आपने इशू में बोला था मैं यहाँ पैसा लगाऊंगा, वहां लगाऊंगा, अपने जो आरएचपी फाइल किया था, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, और आपने मर्सिडीज खरीद ली और 10-20 करोड़ के अपार्टमेंट्स खरीद लिए, तो कह सकते हैं कि गलत है। पर छोटी कंपनी होना तो गलत नहीं है। ले रहे हैं तो ले रहे हैं, मार्केट में डिमांड है। ओके। बट इस चीज़ को, जैसे आपने बताया कि कोई बंदा आईपीओ में मतलब उसको उतारा कंपनी को, एसएमई पे उसको फंड मिले, ठीक है, वो फिर सेबी के अंडर आ जाता है, सारे ऊंचे डॉक्यूमेंट तो फिर उसको शो करना पड़ता है। तो उस चीज़ में वो फिर अब मतलब वो मिसयूज कैसे कर लेता है उस पर? नहीं, वो फंड तो एस्क्रो अकाउंट में होते हैं, जो मार्केट से रेज होते हैं। ओके ओके। फिर वो कंपनी को ट्रांसफर हो जाते हाँ, हैं, फाइनली आईपीओ कंप्लीट हो जाता है, तो हाँ हाँ उसमें से फीस कट जाती है मर्चेंट बैंकर्स की और लीगल वालों की, हाँ और एक्सचेंज वगैरह की फीसें, और बाकी अमाउंट कंपनी को ट्रांसफर हो जाता है। तो कंपनी को फिर उसने जो डिक्लेयर किया है आरएचपी में, उसको वैसे ही यूज करना चाहिए ना। करेक्ट। वो एक रहता है। ओके ओके सर, एक चीज़ बताएं, अभी रिसेंटली जितने भी न्यू इनोवेशंस आ रहे हैं, कि मोस्ट प्रोबेबली हर एक टेक स्टार्टअप जो बोल रहे हैं वो एआई का है, ठीक है। तो क्या एआई जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन पे प्रॉब्लम डाल रहा है, या फिर इट इज़ अ इवोल्यूशन कि कुछ न्यू एरा स्टार्ट हो रहा है जिससे एम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट भी होगा और इकोनॉमी भी क्रिएट होगा, या फिर इट्स वाइस वर्सा? देखिए, जेनसन हुआंग जो एनवीडिया के फाउंडर है, उन्होंने एआई को एक्सप्लेन किया बहुत सिंपल वर्ड्स में। ओके। एआई विल डू ओनली 30-40% ऑफ द टास्क्स। 30 to 40%, दैट्स ह्यूज एक्चुअली। दैट्स ह्यूज। हाँ। इट विल डू 30-40% ऑफ द टास्क ओनली। मतलब उसने ये वर्ड्स यूज करे, बाकी इंसान कर सकते हैं। लेकिन वो 30-40% जो चीजें हैं, टास्क हैं, इट कैन डू 10,000 टाइम्स बेटर, इट कैन डू 20,000 टाइम्स बेटर। सो यू हैव टू स्किल योर पॉपुलेशन, अपस्किलिंग, क्रॉस स्किलिंग। यू हैव टू गिव द स्किल्स कि इन चीजों को यूज कैसे करना है।
चैट जीपीटी को कौन सी प्रॉम्प्ट्स देनी है, जो भी एआई है उसको कैसे यूज करते हैं, कैसे उससे वीडियोस बना सकते हैं, कैसे उससे एप्स बना सकते हैं, कैसे कोडिंग कर सकते हैं। सो आपको वो स्किलिंग करनी पड़ेगी। मतलब वही होता है ना, जैसे मार्केट एक स्टेप आगे चलती है, एक नई चीज आ गई और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में लैग के बाद आती है। ओके, जब तक उसकी आप सिखाओगे उसको, तब तक मार्केट में जो समझदार लोग होते हैं, जो जॉब वाले होते हैं या कोई बिजनेसमैन होते हैं, वो अपने आप को इंटरनेट से पढ़ के, वीडियोस देख के, थोड़ा घुस के, रिसर्च करके सीख जाते हैं। जो वेट करते हैं कि उसकी डिग्रियां आएंगी मार्केट में, जो डिग्री मिलेगी और ये कोर्स मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा, तो उनको फिर बाद में ही पता चलता। ओके, अब स्किलिंग, क्रॉस स्किलिंग तो करनी पड़ेगी आपको। ये तो टेक्नोलॉजी से आप बच के नहीं आ सकते, क्योंकि वर्ल्ड एक सिंगल मार्केट है। आपका कंपटीशन अमेरिकन कंपनी से हो रहा है, जो कॉस्ट बचा रही हैं रिट्रेंचमेंट करके और ऑटोमेशन करके। अच्छा, एक चीज बताएं, ये एक दो पॉइंट है मेरा अभी जो आपने बताया। एक तो इनोवेशन के रिलेटेड, क्या ऐसा होता है कि वेस्ट नॉर्मली इनोवेट करता है और उसकी जो बैकएंड का काम है वो सिर्फ हमें आउटसोर्स करता है, तो हमारे पास इनोवेशन ही नहीं हो पाता है, क्योंकि इनोवेशन उन्होंने कर दिया, बस हमें बैक ट्रैक में कोडिंग वगैरह जो भी करना होता है वो कर रहे हैं। आपको पता है फॉर्च्यून 3000 कंपनीज, हाँ जो टॉप 3000 दुनिया की कंपनीज हैं, हाँ उनमें से आज की डेट में हाँ 1600 कंपनीज के हाँ ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स इंडिया में। उनका जो ब्रेन है, जिससे वो वर्क करते हैं, जिससे वो सारे उनके टास्क एग्जीक्यूट होते हैं, रिसर्च से लेके सारी उनकी स्ट्रेटेजीज, वो सारी इंडिया में होती है। माय गुडनेस, आई कैंट एक्सप्लेन। और उसमें 40 लाख लोग काम करते हैं। इट इज प्रोजेक्टेड कि जो 3000 में अभी 1600 है, ये 1600 से बढ़ के 1800 और 2000 होने वाला है। यानी पूरी वर्ल्ड के उनको इंडियन टैलेंट पे इतना भरोसा है कि ये लोग, जैसे हमारे नारायण मूर्ति जी बोलते हैं, ये लोग 70 घंटे काम करते हैं। मतलब जो इंडियन फैमिली मैन है ना, उसके लिए कर्म प्रधान, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और दे गेट पेड ऑल्सो, क्योंकि ये कंपनीज अच्छा पे करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि वेस्ट में इनोवेशन हो रही है। वेस्ट में जो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच की लाइनें हैं ना, वो हट चुकी है, जिस तरह से चाइना में हट चुकी है। ओके, अभी आपको पता है स्पेसएक्स ने रिसेंटली वो एक रॉकेट लॉन्च किया, करेक्ट, और वो वापस आके बैठ गया। बिल्कुल, और अपने उसका जो इंजीनियर था वो इंडियन है, जिसका ने वो डिजाइन की थी वो टेक्नोलॉजी कि वो वापस आके लॉक हो सकता है, मनूवरिंग हो सकती है, वो इंडियन है। तो प्लस स्पेसएक्स इतना ज्यादा ग्रो क्यों कर रहा है? क्योंकि नासा से उसको इतना फ्री हैंड मिला हुआ है कि आप हमारे रिसोर्सेज यूज करो। अब वो इंडिया में भी मिल रहा है। अब इसरो ने अलाउ कर दिया है, प्राइवेट कंपनीज को गवर्नमेंट ने पुश किया है। राइट। अगर आप चाइना देखें ना, वहां तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला आपको फंड भी कर देता है। ओ, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाओ, पकड़ो पैसे। ओके, आपको पता है टेस्ला की फैक्ट्री 11 महीने में लगी थी, गीगा फैक्ट्री चाइना की, और 11 महीने, बस 11 महीने में लगी थी। और यूएस से 3 गुना बड़ी फैक्ट्री थी गीगा फैक्ट्री। मतलब यहाँ पे, और वहां पे एक माउंटेन था बीच में, उसको भी हटाना था बीच में ब्लास्ट करके, वो लगा दी चाइना ने। वाओ, सब दे गो आउट ऑफ द वे। वहां तो बिल्कुल ब्लरिंग है, बिल्कुल कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। इंडिया में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। आप जीसीसीज के बारे में देखो, मतलब 1600 आउट ऑफ 3000 यार, अमेजिंग। सर एक चीज बताओ, ये इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम पे भी कॉर्नी कैपिटलिज्म होता है? अगर होता है तो फिर उसकी कैसे एड्रेसिंग होता है? क्रोनी कैपिटलिज्म तो आप उस चीज को मानोगे ना कि आपने मेरिट की जगह आपने किसी और रीजन की वजह से किसी को फंड कर दिया। तो इसमें ना देखा देखी होती है। जैसे एक वीसी कहता है कि मैं इसमें पैसे डालूंगा, तो वो 3-4 को और ले आता है कि हम सारे मिलके डालते हैं, क्योंकि उनको जो रिस्क है ना उसको मिटिगेट करना होता है। तो 4-5 डालेंगे, तो कल को सारे हेल्प करेंगे फ्यूचर राउंड्स में, तो वो रिस्क मिटिगेशन हो जाता है। लेकिन जो क्रोनी कैपिटलिज्म आपने बोला, मैं तो नहीं मानता कि बहुत ज्यादा कोई क्रोनी कैपिटलिज्म स्टार्टअप में है। बस इतना है कि जो लोगों ने पहले से अच्छी एग्जिट ले रखी है, अच्छी स्टार्टअप्स कर रखी हैं,
उनको पैसे दोबारा आसानी से मिल जाते हैं। जैसे अगर आप फ्री चार्ज वाला देखें तो कुणाल शाह को बहुत जल्दी उनके क्रेडिट के लिए पैसा मिल गया, करेक्ट, मिलियंस में मिल गया, लेकिन $20 बिलियन 50 क्यों, तूने पहले किया हुआ है, हाँ हाँ सक्सेसफुल एग्जिट भी दिखाया हुआ है। बिल्कुल। तो वो चीज है, लेकिन क्रोनी कैपिटलिज्म में ऐसे तो ब्लेम नहीं करूंगा। देखो मैंने तो इतने स्टार्टअप फाउंडर्स को देखा है, दे रियली बर्न देयर एनर्जी, बहुत एफर्ट लगाते हैं और जेन्युइन कोशिशें भी बहुत, मैक्सिमम लोग जेन्युइन कोशिश करते हैं, तो ऐसा मुझे नहीं लगता। ओके सर, एक चीज़ बताओ, जैसे ऐसे फिनटेक होते हैं, टेक कंपनीज होते हैं, तो उनकी नॉर्मली जो रेवेन्यू होते हैं वो तो अपवर्ड में धीरे धीरे बढ़ता रहता है, ठीक है, लेकिन डाउनफॉल जो उनकी जो बटम लाइन होता है वो नॉर्मली बर्न रेट पे चलता है। तो ये क्या मतलब फंडामेंटली सस्टेनेबल बिजनेस है? इसमें ना हर कोई ये ढूंढता है कि किसी तरह से हमारा एक मोमेंट आए जब हम वायरल हो जाए। ओके, अब D2C क्या ढूंढता है, एक मोमेंट आए जब ग्राफ निकल पड़े। ओके, UPI जब चलना शुरू हुआ, करेक्ट, नाइके का ग्राफ बन गया। ओके, पेटीएम है ना, जब डिमोनेटाइजेशन आई, वो अनअकैडमी और ये जितने भी एडटेक कंपनीज हैं चल निकले। और उस वायरलिटी को ढूंढने में फिर स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं, यार अभी तू डिस्काउंट दे, अभी कस्टमर लॉक इन कर, मोनेटाइजेशन बाद में करेंगे, तो मैक्सिमम लोगों तक अपनी ऐप जानी चाहिए, है ना, फिर बाद में उसकी यूजेज कैसे बढ़ाएं। और इस लॉजिक का, इस तरीके का बहुत एग्जांपल्स हैं दुनिया में जो ऐसे तरीके से सक्सीड किए हैं। ओके, उबर आई थी, हाँ, मैं उबर में जा रहा था तो मैंने ड्राइवर से पूछा, यार तू बड़ा खुश लग रहा है, कहता सर मैं 1 लाख रुपए महीना कमा लेता हूँ इस 1 लाख? अरे उसे सब्सिडीज दे रही थी ना उबर। अच्छा, उस They wanted to लॉक इन द मार्केट, सबको उबर की आदत डलवानी है। अच्छा, जब लॉन्च कर रहे थे। हाँ, ओके, और वो उसने क्या कर रखा था, फिर 1-1 लाख कमा के फटाफट एक और गाड़ी खरीदी, दोस्त को चलवानी शुरू कर दी, हाँ, फटाफट एक और खरीदी, उसमें एक और बंदे को लगा दिया। हाँ, हाँ, अब जब सारे लॉक इन हो गए है, अब उनका लॉसेस पे ध्यान गया, यार ये तो हजारों करोड़ के लॉस हो रहे हैं, तो एकदम से प्राइसिंग बढ़ा दी, एकदम से ड्राइवर इंसेंटिव कम कर दिए। करेक्ट, करेक्ट, ये है। और देखो उबर की वैल्यूएशन, मतलब एंड ऑफ द डे स्टॉक मार्केट भी ये देखती है कि जैसे आप देखो ना, फेसबुक आप खोलो, फेसबुक क्या है आजकल, तो फेसबुक खोलो किसी दोस्त की पोस्ट ही नहीं दिखती, सारे ऐड दिखते हैं, सारे आपको आपकी जो पसंद की चीजें हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिखा रहा होता है। फिर आपको तो यार ये कंपनी 2 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन डॉलर की है, क्यों भाई, इसमें क्या है? लेकिन फिर आप सोचो कि दुनिया की 7 बिलियन आबादी में से 3.4 बिलियन मेटा के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, तो उसके पास पूरा डेटा है। 3.4 बिलियन, आधी पॉपुलेशन दुनिया की उसके पास है। मतलब दे हैव एवरीथिंग। आज एक कंपनी को ऐड देनी हो, वो इंस्टा पे चलाता है और इधर उसका शूट कर जाता है उसका रेवेन्यू। मतलब दे हैव ऑल द डेटा दे नीडेड। यस, मतलब पूरा इंडिया और चाइना में यही फर्क है। चाइना वाले अपना डेटा नहीं देना चाहते अमेरिकन को, इंडिया वाले व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, लिंक्डइन यूज कर रहे हैं। लिंक्डइन पे 130 मिलियन अकाउंट्स इंडियंस के हैं, 130, अमेरिकन के 230 मिलियन है, यानी 130, यानी कितना, 30-40% ऑफ लिंक्डइन इज इंडियंस। मतलब 1.5 बिलियन से 10%, अप्रोक्सीमेटली 10%। बट आप ये सोचो, कभी भी आपको इंडियन इश्यूज जो चलते हैं, जिसके इंडियंस बहुत केयर करते हैं, हाँ, वो आपको लिंक्डइन पे वायरल होता नजर नहीं आएगा। इंडियंस उस पे बैठे हैं, हाँ, उन्होंने कंट्रोल कर रखा, नहीं तो इंडियंस तो इतनी बातें करते, इतना चैट करते हैं, इतना आर्गुमेंटेटिव होते हैं कि वो लिंक्डइन ही सारा वो इंडियंस का ही हो जाएगा। वो तो अमेरिकन ने सब जगह लिंक्डइन, ट्विटर, सब जगह वो लगा रखे हैं, एल्गोरिथम्स लगा रखे हैं। अब इंडिया ने ट्विटर छोड़ के कू बनाया था। इंडियंस को आदत इतनी है वेस्टर्न स्टफ की, ट्विटर ही यूज करेंगे, कू नहीं यूज करेंगे। लेकिन चाइनीज सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है, अमेरिका से पंगा लेती है, उनका हमारा सिटीजन्स का डेटा हम अमेरिकियों के हाथ में नहीं देंगे। तो वो बाइडू, वी चैट उन्होंने खुद के बना रखे, ओके, जिसके अपने एडवांटेजेस है। ओके,
जिसके अपने एडवांटेजेस है। आज आप टाइम्स ऑफ इंडिया खोलो, आपको 50% से ज्यादा न्यूज अमेरिकन की दिखती है। ट्रम्प ये, कमला हैरिस ये, अमेरिका में ये हुआ, वहां पे शूटिंग हो गई। हम तो 51st स्टेट है अमेरिका का। वी आर द 51st स्टेट ऑफ अमेरिका। ये इंग्लिश स्पीकिंग की वजह से माइंड से हम सब अपने आप को अमेरिकी समझते हैं, जिसके बहुत बड़े डिसएडवांटेजेस है। आपका डेटा मल्टीनेशनल्स के पास है, इंडियन कंपनीज का compete करना उनके साथ बहुत मुश्किल है। तो दे कंट्रोल द थ्रेड्स। ओके, तो ये मैं मानता हूँ। ओके। अच्छा, एक चीज बताए, इंडियन स्टार्टअप है जो फंड रेजिंग होता है, उसकी ट्रांसपेरेंसी एंड उसकी जो अकाउंटेबिलिटी को कैसे चेक करते हैं इन टर्म्स ऑफ वीसी? मतलब वीसी कैसे सोचे कि फंड रेज जेन्युइन हुआ है, मतलब ये स्टार्टअप कैसे सोचे? स्टार्टअप इन बोथ फाउंडर कैसे उसको ट्रांसपेरेंसी रखे और वीसी कैसे उसकी अकाउंटेबिलिटी कराए? देखो, अगर आप एक टर्म होती है उसको बोलते हैं वैनिटी मेट्रिक। वैनिटी मेट्रिक क्या होता है कि मेरी ऐप के 20,000 डाउनलोड है लेकिन रेवेन्यू नहीं है, जीरो है। अगर आप वो 20,000 डाउनलोड देख के इन्वेस्ट कर रहे हो, यानी आपने पहले ही गलत मैट्रिक यूज किया। तो वो एक फाउंडर एक है सामने बैठा है, आपने ड्यू डिलिजेंस किया नहीं, आपने चेक लगा दिया। अच्छा, आपने बोला नहीं उसको कि भाई मैं पहले ये 4-5 चीजें चेक करूंगा, टेक्नोलॉजी, कंपनी फॉर्मेशन, फाउंडर बैकग्राउंड, अकाउंटिंग, चेक नहीं करूंगा। तो अच्छा, जितना जल्दी आप इन्वेस्ट कर रहे होते हो उतना आप फाउंडर की शक्ल देख के कर रहे होते हो। करेक्ट। क्योंकि एक्चुअल में कुछ होता नहीं, प्रोडक्ट नहीं होता, कुछ शेप नहीं होती किसी चीज की। तो मेरे हिसाब से सबसे जेन्युइन प्रोसेस वही होता है जिसमें टाइम लगा के आप इन्वेस्ट करो। पहले आप समझो, एक हमारा फंड होता था, उसके बेचारे फाउंडर की डेथ हो गई स्वी फंड के। तो वो क्या करता था कि वो अपने जो जिन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाह रहा होता था उनको फ्री में नीम करोली बाबा के आश्रम ले जाता था। ओके। और वहां पे नीम करोली आश्रम में वहीं पे गप्पे शप्पे, और वहीं के पास एक योगा वाली प्लेस थी, तो वहां पे योगा करते थे, प्राणायाम करते थे। अब वो उनके साथ 4-5 दिन रहता था, उन्हीं के साथ बहुत सुट्टे पीता था, उन्हीं के साथ सुट्टे मारता था, फिर दारू पीता था। उसको 4-5 दिन में पता चल जाता था कौन सा फाउंडर कितने पानी है, कौन सा सिर्फ इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड है, कौन सा जेन्युइन कुछ सोच के आया है कि मेरे को तो ये कंपनी लगानी है, मेरे को तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करनी है। उसका कमिटमेंट लेवल कितना है, क्योंकि तुम्हें 5 साल 10 साल 15 साल हो सकता है स्ट्रगल करना पड़ जाए। तुम्हारी जो कंपनी वायरल होगी वो 5वें साल में होए या 7वें साल में होए या 10वें साल में होए, क्या पता। तो बाकी जो एक्सेलरेटर्स हैं, जैसे हमारे बड़े, आई रियली हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट मिस्टर राजेश सानी, वो जीएसएफ एकेडमी वाले, जीएसएफ एक्सेलरेटर वाले, वो एक कोहॉर्ट बनाते हैं। तो वो उनको फिर कोर्स देते हैं और उस कोर्स के कुछ चार्जेस लेते हैं थोड़े बहुत, और वो उस ओवर द पीरियड ऑफ 10 वीक्स 7 वीक्स ही इज एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन सा फाउंडर कितने पानी में है, और फिर वो उसको ऑफर देते हैं कि यार मैं तेरी फंडिंग डाल देता हूँ। दैट इज द वे फॉरवर्ड। इट्स अ रिलेशनशिप यू हैव टू बिल्ड एंड अंडरस्टैंड। ओके, ओके। मतलब पहले फाउंडर को उनकी कंफर्टेबिलिटी में निकाल के ब्रेन ठीक करके देखना पड़ेगा कि उनकी एक्चुअली में मेंटेलिटी क्या है, वेदर एक्चुअली दे आर पैशनेटेड अबाउट देयर ओन मेंटेलिटी क्या है, एक्सपर्टीज क्या है, करेक्ट जो सेक्टर है उसकी समझ क्या है, उस सेक्टर को समझता भी है या वो नहीं। तो ये हर सेक्टर के वो होते हैं ना, एक जैसे एक वो कंपनी थी, उनको ना, चलो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता एक्चुअली, उनको मार्केट की समझ नहीं थी। ओके, उल्टे सीधे डिस्काउंट्स देके कंपटीटर्स को तंग कर रहे थे। ओके। एंड ऑफ द डे मुझे याद है उसमें बड़े बड़े फंड्स के मिलियंस के लॉसेस थे। बाप रे, अच्छा। मतलब ही डजंट नो द सेक्टर, मतलब उसको सेक्टर की जीरो नॉलेज थी। ओके। वो बस हिट एंड ट्रायल, मतलब फंड ले लिए, ये चीज फ्री कर दी, वो चीज कंपेटिटर्स के लिए 1 लाख की सब्सिडी दे दी हर प्रोडक्ट पे। ओके। वो यही कर रहा था, फंड मिल भी गया, फंड मिल रहे थे उसको। ओके। हाँ, फिर एक पॉइंट के बाद तो हाउस ऑफ कार्ड्स हैज टू फॉल डाउन। ओके, ओके। सर एक चीज बताओ, आजकल में ना अभी जो इन्वेस्टिंग चल रहा है, एक टर्म आ रहा है ईएसजी इन्वेस्टिंग। मतलब
पूरा सारे लोग ये बोले कि ये से इन्वेस्टिंग, ये एक्चुअली में है क्या, एंड इज इट अ मार्केटिंग गिमिक या फिर इज इट अ मतलब इज इट अ जेन्युइन इन्वेस्टमेंट? आ, देखो, अक्टूबर ऑफ दिस ईयर हम्म जो अभी गया है, हम्म वो 1901 से हाँ हाँ हिस्ट्री जो है वेदर की, हाँ, सबसे हॉट अक्टूबर था पूरा हिस्ट्री इंडिया अभी तक? इंडिया का। हाँ, ओके। हिस्ट्री से 1901 से लेके अभी तक हाँ हाँ सबसे हॉटेस्ट अक्टूबर था। ओके। तो वेदर तो खराब हो रहा है ना। हाँ। आपको नवंबर में लग रहा है सर्दी आ गई? नहीं अभी तो मतलब जो दिल्ली की सर्दी, दिल्ली की सर्दी पे गाना बना था, हम्म वो वेदर चेंज हो रहा है, हम्म सी लेवल्स बढ़ रहे हैं, हम्म और एंटार्क्टिका और आर्कटिक की आइस मेल्ट हो रही है। हम्म इट इज, दिस शिट इज फॉर रियल। ओ तो ईएसजी क्या है? एनवायरमेंटल, हाँ हाँ सोशल हाँ एंड गवर्नेंस। ओके यानी प्रॉफिटेबिलिटी एक तरफ है कि आप सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान देते हो, हाँ हाँ लेकिन आप इन 3 फैक्टर्स पे भी ध्यान दो। हाँ हाँ तो एनवायरमेंटल के चलते जो वर्ल्ड ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हाँ हाँ तो पेरिस अकॉर्ड साइन हुआ। हम्म पेरिस अकॉर्ड में सब कंट्रीज को अलग अलग सालों के टारगेट्स मिले हुए हैं। हम्म उनको उस साल तक हम्म इतना रिन्यूएबल कैपेसिटी लगाना है, हम्म और जो फॉसिल फ्यूल्स कार्बन वाली इकोनॉमी है उसको कम करना है। अभी इंडिया देखो, इंडिया की पॉपुलेशन देखो, दुनिया की 17% पॉपुलेशन है, लेकिन दुनिया का सिर्फ 4% पोल्यूशन हम लोग करते हैं। सिर्फ 4%? यस, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडिया में आया ही नहीं ना, ब्रिटिशर्स थे, कोई आया नहीं। इंडिया को ब्लेम करता है कि हम ज्यादा पॉल्यूशन फैला रहे हैं। ये तो रियलिटी है, तो सारे रिकॉर्ड्स। ओके। तो इसलिए इंडिया के जो कमिटमेंट्स हैं, हाँ हाँ वो इंडिया को काफी आगे सालों तक मिले हुए हैं। 2040 तक इतनी कैपेसिटी लगानी है, 2030 तक इतनी लगानी है। उसमें भी हमारे मोदी जी इतने सिंसियर हैं कि 500 मेरा गीगावाट रिन्यूएबल लगानी थी, उतन 2024 चल रहा है, और 50% ऑलरेडी लगा चुके हैं। हो चुका है ऑलरेडी? लग चुके 250 गीगावाट लग चुकी है। ओ तो तो ये एनवायरमेंटल हो गया। हाँ हाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहे हैं, है ना, और ये टेस्ला इंडिया में आने की बात कर रही है, और इलेक्ट्रिक लॉन्च हो रहे हैं, और चार्जिंग स्टेशंस लग रहे हैं, सब हो रहा है। करेक्ट। दूसरा है सोशल। सोशल क्या है? एम्प्लॉयमेंट बढ़े, फीमेल्स को जॉब्स मिले, सोशल कॉजेस उसमें। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि सोशल टारगेट की वजह से जो कंपनी लगती है, इन्वेस्टर उससे खुश नहीं होता, क्योंकि उसको रिटर्न नहीं मिलता। ओके। तो प्रॉफिट पे ध्यान ही नहीं होता, ध्यान होता है मैट्रिक्स पे, एम्प्लॉयमेंट, कितनी फीमेल्स हैं। ओ तो एक मेरा फ्रेंड है, वो यूके की एजेंसी में है, तो वो बता रहा था कि यार हम लोग इस पैसे को यही मानते हैं कि ये सोशल पैसा ही है, मतलब इसको रिटर्न तो क्या ही बनेगा। इट्स लाइक अ डोनेशन। डोनेशन से तो थोड़ा बेटर ही होता है, बट एक्स रिटर्न। हाँ, मतलब इट इज इक्वल रिटर्न मिल जाए वही बड़ी बात। बहुत मुश्किल है रिटर्न जनरेट करना। और तीसरी थोड़ी ये सॉरी सोशल में ही एक थोड़ी सी इंडिया की पॉपुलेशन की रियलिटी भी है कि आप बहुत ज्यादा रोबोटिक्स लगा दोगे मैन्युफैक्चरिंग में, हाँ हाँ कि लेबर कहाँ जाएगी। राइट राइट राइट। तो जैसे ऑटो ड्राइविंग कार्स हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, इंडिया में यहाँ कितनी वर्कफोर्स अवेलेबल है भाई, वो कहाँ जाएगी। तो एक है, अच्छा तीसरी चीज है गवर्नेंस। हाँ गवर्नेंस यानी फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कि उसमें जो फ्रॉड्स होते हैं, मनी साइफनिंग होती है, और जैसे अशनीर ग्रोवर और भारत पे की मैनेजमेंट के बीच में चला था, तो उसने बहुत सारी बातें बोली कि ये वहाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हु नोज। बट कहने का मतलब ये कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस कि यू नो जो शेयर होल्डर्स हैं उनका पैसा कोई लूटे ना, है ना। तो वो चीज़ें, तो जो कंपनीज इन 3 टारगेट्स पे वर्क करती हैं, वो फिर ऐसे फंड्स हैं जो इसी टारगेट्स पे लगाते हैं। ओके। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, $9.5 ट्रिलियन दुनिया में ESG के अंडर इन्वेस्टेड। 9.5 ट्रिलियन डॉलर्स? यस, लॉट ऑफ मनी। बट अब बात करते हैं कि उसमें सच्चाई कितनी है। हाँ 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 एक्चुअली इसमें
ESG का ठप्पा, हाँ मेजोरिटी कंपनीज में ESG का ठप्पा है, हाँ पर एक्चुअल में ESG टारगेट्स पे काम नहीं हो रहा होता, ओ ये फैक्ट है। तो ESG इज लाइक ग्रीनिंग योर कंपनी, हाँ आप कंपनी को ग्रीन कर देते हो, वी आर ग्रीन कंपनी। मतलब बट एक्चुअल में जैसे आपका कोल पावर प्लांट है, आप कोल का कार्बन डाइऑक्साइड फेंक रहे हो और फिर आप कार्बन क्रेडिट्स खरीद लेते हो दूसरी कंपनी से, जो रिन्यूएबल कंपनी है उससे कार्बन क्रेडिट्स खरीद लेते हो, हाँ हाँ तो आपका तो अभी भी पोल्यूशन चल रहा है। करेक्ट आप मार्केट प्लेस से कार्बन क्रेडिट लेके हाँ। यू आर ग्रीनिंग योरसेल्फ। तो जो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि ESG में स्पेशली वेस्टर्न गवर्नमेंट्स में जस्ट पेइंग लिप सर्विस, और आप फैंसी लॉयर्स रखते हो, फैंसी ऑडिटर्स रखते हो, फिर आप कहते हो कि इस लैंड पे हम ये उगाएंगे, इससे ये डेवलप होगा, फिर उन एजेंसीज से सर्टिफाई करा लेते हो, फिर वो सर्टिफाई करके आप उससे फंडिंग रेज कर लेते हो। हाँ 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 मतलब ये इश्यूज है, ओके बट ESG से कोई छुटकारा नहीं है, बिकॉज एनवायरमेंटल इज अ रियलिटी जिसको द ग्लोब इज फेसिंग। ओके ओके सर, अभी जो डिस्कशन कर रहे थे, जो इन्वेस्टमेंट सिटी या इन्वेस्टमेंट हब्स के लिए, तो एक चीज़ बताएं, ये जो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ के जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, क्या उनकी जो एस्पायरेशन है, ठीक है, या फिर उनकी जो विज़न है, वो कहीं ना कहीं दब जाता है ड्यू टू हब लाइक मुझे बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, इसके वजह से, एंड दे कुड नॉट फाइंड अ सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि कैपिटल तो मिल ही नहीं रहा उनको। देखो, मैंने आपको जैसे पहले बताया था ना कि एक्सपोजर लेवल पूरा है। ओके मेरे पास एक बार कॉल आया, हाँ मैंने कहा ये बच्चा सा लग रहा है, हाँ तो क्या फंडिंग चाहिए, फंडिंग चाहिए। हाँ मैंने कहा तू भाई है कौन तू? हाँ अंडमान निकोबार से बोल। ओह हाँ, तो मैंने कहा अंडमान अंडमान ने कहाँ से बोल रहा है? पोर्ट ब्लेयर के बाहर कोई जगह से। ओके मैंने कहा तेरे को वेंचर कैपिटल चाहिए? तो ओहो कितना उम्र है तेरी? कहता 15 साल। तेरे फादर थे नहीं, मदर ने जल्दी लगा दिया काम पे। मैंने कहा तू करता क्या है? कहता मैं पार्लर या सलून चलाता। ओके उसकी एस्पिरेशन है, उसको वेंचर कैपिटल चाहिए भाई। ओह तो एक्सपोजर लेवल पूरा है, ओके लेकिन लेकिन ये रियलिटी है कि जो वेंचर कैपिटल है उसके हब्स होते हैं। ओके जैसे सिलिकॉन वैली हाँ हाँ सबसे बड़ा एग्जांपल है, हाँ 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 और बैंगलोर। हाँ बैंगलोर में तो कहते हैं कि कई जगहें हैं, कोरामंगला और बनेरघट्टा, वहाँ की कॉफी शॉप्स में आपको बैठे बैठे अगर आप गप्पे मार रहे हो स्टार्टअप के बारे में, तो इन्वेस्टर मिल जाता है, ओह वही चेक लिख देता है। ओके तो ये रियलिटी है। लेकिन छोटे टाउन वाले के पास जियो है आजकल, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है। अगर वो थोड़ा थोड़ा ट्रैवल करे हब्स में और अपना कॉर्पोरेट ऑफिस हब्स में ही बनाए, तो उसके लिए चीजें ज्यादा इजी हो जाएंगी। अभी मेरे पास एक कंपनी आई थी, वो साड़ीज, इंडियन ट्रेडिशनल साड़ीज को ऑनलाइन बेचते हैं, लेकिन वो बंदा ना किसी हिमाचल की किसी छोटी टाउन से बिलोंग करता है, तो उसका पैसे थे नहीं, तो वो वहां से चला रहा है जियो यूज करके। लेकिन अब इन्वेस्टर तो यहाँ है, तो वो महीने में 20 दिन दिल्ली ट्रैवल कर रहा होता है, ओह और उसको फंडिंग भी मिल चुकी है। अभी रिसेंटली 2 करोड़ की फंडिंग और मिली है उसको, ओह और शार्क टैंक में भी आया था वो। अच्छा तो आता है बार बार, उसका फिक्स होता है कि मेरे को तो हर हफ्ते जाना ही है। तो धीरे धीरे जब पैसे अच्छे कमा लेगा, तो यहाँ नोएडा में कह रहा था कि मैं सेट कर दूंगा, स्टाफ तो ये रख लेगा, तो वो करना पड़ता है। मतलब स्टार्टिंग लेवल पे, अपने लेवल पे करना है ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा ग्रो करना है, देन यू शुड लुक फॉरवर्ड टू, मतलब कि जहाँ पे हब्स में आना चाहिए। हाँ मतलब आपकी चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। अब देखो, आपको एक टेक्निकल रिसोर्स चाहिए, हाँ हाँ वो आपको आसानी से यहाँ मिलेगा सिटी। ओके ओके आपको लॉजिस्टिक्स के चैलेंजेस नहीं आएंगे, और वर्क फ्रॉम होम आप स्टाफ को दे सकते हो जो अपने सिटीज में रहते हो। कुछ स्टाफ तो आपको ऑनलाइन ऑन द साइट चाहिए ही होता है। तो वो सारी चीजें आपको हब्स में, इन्वेस्टर्स वो हब्स में ही इजीली अवेलेबल होता है। बट इसके चक्कर में ऐसा तो नहीं होता कि मतलब टियर 2 टियर 3 सिटी की जो इम्प्रूवमेंट होना था, या उनकी जो थोड़ा ग्रोथ होना था, कहीं ना कहीं वो हैम्पर भी हो जा रहा है, क्योंकि अगर वहाँ पे स्टार्टअप होगा, वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा,
एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा तो वो भी एक्सपेंस करेगा तो वहाँ पे भी रोड ज़्यादा फैलेगा, देन सो ऑन उसकी भी एक इकोसिस्टम क्रिएट होता है। देखो, आपको जोहो की कहानी पता होगी। यस, जोहो, माइंड ब्लोइंग मैन। उन्होंने यूनिकॉर्न बनाई करेक्ट। बिना बाहर का पैसा लिए, हाँ 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 और वो तमिलनाडु के जिस विलेज से बिलोंग करते हैं हाँ। वहाँ पे उन्होंने अपने कॉर्पोरेट ऑफिसेज बना रखे। ओके। वहीं से रिक्रूट करते हैं, वहीं वो चलाते हैं, और वो गांव के इतने लोग जो हैं वो मल्टी मिलियनेयर्स बन चुके हैं। ओह। तो अगर किसी के अंदर जज्बा है वो करने का, इट्स लाइक गिविंग बैक टू द सोसाइटी। ओके। तो मैं तो कहूँगा कि लोग आगे आए, जिस सिटी से बिलोंग करते थे वहाँ पे डोनेट करें या वहाँ पे कैपेसिटी सेट करें। जैसे कि जैसे कि लोग ना आईआईटी से पढ़ने के बाद बाहर चले जाते हैं, और बाहर कॉर्नेल या किसी हार्वर्ड या किसी से पढ़ के, और फिर जब वो बाद में पैसा कमाते हैं ना, तो अमेरिका में जहाँ से पढ़े होते हैं वहीं एंडाउमेंट दे आते हैं, वहीं पे पैसा दे आते हैं। भाई, व्हाई नॉट गिव बैक टू योर इंडियन अल्मा मैटर। तो इसमें शिव नादर जो है HCL के फाउंडर, ही हैज इज द बिगेस्ट फिलॉन्थ्रोपिस्ट ऑफ इंडिया। वो हर साल का 2000 करोड़ से ज्यादा डोनेट करते हैं। वाओ। एंड यू विल बी सरप्राइज कि उस लिस्ट में जो सेकंड नंबर पे हैं हाँ हाँ। वो सिर्फ 350 करोड़ वाले हैं, उससे बाकी नीचे हैं, ओके। 400 के वाले हैं। Okay. मतलब इमेजिन द काइंड ऑफ टीयर 2 टीयर 3 वालों के वो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, और उनको थोड़ा वो मूव करना चाहिए हब्स की तरफ, और बाद में कैपेसिटी सेट करनी चाहिए जहाँ से वो बिलोंग करते हैं। हाँ, मेरे को ऐसा लगता है नॉर्मली, ठीक है, टियर 1 में अभी के लिए टेक इज ओके, धीरे धीरे वो मतलब टियर 2 टियर 3 में स्प्रेड होगा, बट समहाउ आई फील कि अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी या प्रोडक्शन मेगा सिटीज़ अगर टियर 2 टियर 3 में एक्सपैंड किया जाए, क्योंकि उसमें क्या है कि आपके लैंडस्केप बड़ा मिल जाता है। अब टियर 1 में क्या होता है कि आपके लैंडस्केप पूरा बगल में रहता है ना, अगर फैक्ट्री वहीं पे खोल देंगे तो ऑलरेडी पॉल्यूशन तो है ही है, एंड पॉल्यूशन डबल हो जाएगा। रादर वहाँ पे अगर टियर 2 टियर 3 में जाएंगे तो उसमें ग्रीनरी ज़्यादा है, ग्रीनरी आपको काटने भी नहीं पड़ेगा, ठीक है, ओपन लैंडस्केप है, देन यू कैन सेट अ फैक्ट्री, ठीक है, वहाँ पे प्रोडक्शन फैक्ट्री रहता है तो उसमें क्या है कि लेबर फोर्स वहाँ पे जल्दी मिल जाएंगे। यहाँ पे क्या है कि क्योंकि T1 में सैलरी ज़्यादा है, दे टेंड टू एक्सपेंस मोर, तो उसकी रेंटल कॉस्ट भी ज़्यादा है, तो वो एक प्रॉब्लम है। अगर वहाँ पे फैक्ट्री अगर लगा दिया जाए तो फैक्ट्री तो वहीं की बंदों को या वहीं की लोकल्स को थोड़ा सा ट्रेन किया जाए। इंडियंस आर वेरी वेल ट्रेंड, उनको किसी काम पे भी ट्रेन करा दो वो दे कैन डू, वेरी वर्सटाइल एंड वेरी एकोमोडेटिव। तो वहीं के लोगों को अगर वहीं पे जॉब दे दिया जाए, आई थिंक दैट कुड क्रिएट ह्यूज इम्पैक्ट। आई फुल्ली एग्री विद यू, मतलब बिल्कुल आपने सही बोला, और जोहो के फाउंडर ने भी यही करके दिखाया। एंड लेकिन उसके लिए उनको काफ़ी विलेज में स्किलिंग करनी पड़ी, तो वहाँ के लोगों को ट्रेन करना पड़ा, 6-6 महीने के प्रोग्राम देने पड़े। इट वाज ऑल वर्थ इट। एंड ऑफ द डे आप सैलरी में भी सेव कर रहे हो, हाँ, आप रेंटल पे भी सेव कर रहे हो। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, वो ऑटोमेटिकली आपकी मतलब बुक्स में तो आ ही जाएगी। बिल्कुल। राइट राइट। सो सर, एक फाइनल क्वेश्चन है, ठीक है, आपकी जो सक्सेस है आपने उसको कैसे मैनिफेस्ट किया है? व्हाट इज द प्रोसेस दैट यू मतलब यू नो टेक इन स्टेप बाय स्टेप, सो ऑडियंस भी जान पाएगी कि कैसे सक्सेस पाना है? देखिए, हर चीज़ टेम्परेरी होती है। ओके। जब आपका टाइम अच्छा चल रहा हो ना, आपको मेक द मोस्ट ऑफ इट। मतलब जिसे कहते हैं ना, जैसे इन्वेस्टमेंट थ्योरी में कहते हैं कि आपने 10 कंपनियों में पैसा लगाया, उनमें से 2 बहुत अच्छी चल रही, अब एक एमेच्योर आदमी होगा ना, मैं इन 2 को बेच के 5 गुना रिटर्न ले लेता हूँ, वो जल्दी बेच देगा उनको, और बाकी 8 को रख के बैठा रहेगा, और फिर कहेगा यार जल्दी बेच दिया, वो तो 50 गुना चली गई। तो जब टाइम अच्छा चल रहा होता है ना, मेक द मोस्ट ऑफ इट। और जब टाइम बुरा चल रहा है, तो ये मानो कि ये टेम्परेरी है, क्योंकि सक्सेस भी टेम्परेरी थी, ये भी टेम्परेरी है। इससे लर्निंग क्या मिल रही है मुझे, वो लर्निंग लो, कपड़े झाड़ो जो चोट वोट लगी है, और दोबारा खड़े हो, और सिर को ऊपर करो, और चलना शुरू कर दो। वाह। मैंने बहुत झटके खाए हैं, वो मेरी सक्सेस के पीछे दिखते नहीं है, क्योंकि अभी मैं सक्सेसफुल चल रहा हूँ, मेरा अच्छा फेस चल रहा है, इसलिए वो दिखते नहीं है।
मैं गिनवाना शुरू करूँ तो शायद एक और पॉडकास्ट करनी पड़ जाएगी। And I was thinking that was the last. Now as you said, I have a one more question, right? So एक चीज बताएं, अगर कोई एक नया स्टार्टअप फाउंडर है, ठीक है, सो इट इज इन अ प्रोफेशनल और टीयर 2 और टीयर 3, उसका एक अच्छा आइडिया है, ठीक है, उसको क्या क्या मेजरमेंट अप्लाई करना चाहिए टू मेक इट सक्सेसफुल, एंड सेम गोज टू अ नोवाइस इन्वेस्टर. इसमें 4-5 रूल ऑफ थंब होते हैं जो मैं यूज़ करता हूँ। मैं ये पहला यूज़ करता हूँ कि अगर ये प्रोडक्ट मेरे पास लेके कोई आया होता तो मैं उसे खरीदता या नहीं। ओके. सबसे पहली चीज़, यानी कई इम्प्रैक्टिकल आइडियाज होते हैं, है ना, कि जैसे जर्मनी में जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो वहाँ के बिजनेसमैन हिटलर को खुश करना चाहते थे। ओके. तो उनमें एक आदमी ने क्या करा, उसने रेल माउंटेड, हाँ ट्रेन माउंटेड हाँ टैंक बनाया हाँ. जो वर्ल्ड का बिगेस्ट टैंक था। ओ, 4 स्टोरीज बड़ा, बहुत उसपे बड़ा होता है. हर तरफ तोपें लगी हुई थी, ओके. हिटलर को दिखाने के लिए, देख मैंने क्या बनाया। हाँ हाँ लेकिन वो टैंक तो सिटिंग डक था, वो दूर से ही दिख जाता था, हाँ 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 ठक ठक खत्म, हाँ हाँ. इम्प्रैक्टिकल। ओके. तो आपका आइडिया प्रैक्टिकल कितना है, पहले आप खुद खरीदोगे या नहीं उस चीज को, पहली चीज ये देखो ना। अब ये आजकल आते हैं ये VR ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, उसके मैं 100% एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। कर लो चार्ज अगर ऑर्गेनिक है तो, लेकिन अगर इको सर्टिफाइड नहीं है, जो यूरोपियन सर्टिफिकेशन है, इसका मतलब वो जेन्युइन नहीं है। ओ, 70-80% ऑर्गेनिक है ही नहीं, वो ऑर्गेनिक है बेच रहे हैं। लोग तो ज्यादातर वो लेबल भी नहीं पढ़ते. लेबल पता ही नहीं होगा. कौन पढ़ता, लेबल तो कोक का नहीं पढ़ते, हाँ. लेबल कौन पढ़ता है। तो मैं ये मानता हूँ कि पहली चीज ये है कि रूल ऑफ थंब, कि अगर आप खुद खरीदोगे या नहीं। दूसरा, आप अपने आप को इन्वेस्टर के उस पर बैठ के देखो कि वो इस पे पैसा क्यों डाले। अब मेरे पास एक 4 लोग आए थे, ब्रिलियंट चारों, और वो डिजिटल आउट ऑफ होम चला रहे थे। ओके. प्लान किया था उन्होंने, जिसमें क्या होता है कि आप मॉल में खड़े हो, वहां पे स्क्रीन है, ऐड आ रही है, वो ऐड एक सर्वर से लिंक्ड होता है और वो आपके आसपास जो GPS सिग्नल से देख लेता है कि इन लोगों का डेटा क्या है, और फिर उसी हिसाब से ऐड दिखाता। ओ, हाँ, तो ये इंडिया में सिर्फ 50 करोड़ की मार्केट है डिजिटल आउट ऑफ होम की, बस। तो अब वो सेट करना चाह रहे थे, दे वर ब्रिलियंट, हाँ हाँ उनके पास टेक्नोलॉजी थी, हाँ हाँ एक्सपीरियंस था, हाँ. पहला इन्वेस्टर था, लेकिन मार्केट 50 करोड़ की है, अगर 50% भी ले लेगा तो 25 करोड़ का टर्नओवर आएगा। हाँ तो एज एन इन्वेस्टर हाँ हाँ हाँ. क्रॉस, तो ऐसे रूल ऑफ थम्स है। आप उस चीज में पूरी 10 साल लग गए आपको वायरल होने में, आप लगाओगे 10 साल? 25 करोड़ के लिए तो ऑब्वियसली नहीं, 25 करोड़ छोड़ दो। हाँ. तीसरा रूल ऑफ थंब, ओके. ओके. कि आपको मान के चलो एक हाँ हाँ कंपनी को बनाने में, हाँ. मतलब बिहाइंड एवरी ओवरनाइट सक्सेस हाँ. देयर आर डेकेड्स। करेक्ट. तो वो आप बनाओगे या नहीं बनाओगे? हाँ, डेडिकेशन है कि नहीं. डेडिकेशन है नहीं। ओके. तो अच्छा, हो सकता है आपको एक कंपनी बंद करनी पड़ जाए, हाँ फिर आपको दूसरी खोलनी पड़ जाए, हाँ हाँ उसमें से लर्निंग लेके। हाँ हाँ. उसके लिए आपका कमिटमेंट है या आप जॉब ढूंढोगे उसके बाद, फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके. ओके. ये सारी चीजें हैं, मैं जो मानता हूँ सिंपल थिंग्स है। ओके. एंड व्हाट अबाउट द इन्वेस्टर्स? इन्वेस्टर रूल ऑफ थंब, हाँ, मतलब अब मतलब उनको क्या क्या मतलब नजर रखना चाहिए इन स्टार्टअप फंडिंग? उसमें सबसे चीज होती है कि अभी तक कंपनी ने क्या करके दिखाया है, उसका ग्रोथ है या नहीं। यानी कि जब ये वाइट हार्ट जूनियर जब गई थी इनके पास फंडिंग के लिए, इन्वेस्टर्स के पास, तो ऑलरेडी ग्रोथ आ रहा था। स्कूल वाले बच्चों को ऑनलाइन कोडिंग मिल रही थी, जो पहली बार उनके साथ हुआ था, तो उनका ग्रोथ था। बच्चे एकदम से साइन अप कर रहे थे, पेरेंट्स साइन अप कर रहे थे, तो उसको वो हेडविंड दिखी, टेलविंड दिखी, पुशिंग। दूसरा ये था कि वो सेक्टर कोडिंग ग्रो कर रहा था फॉर K-12, तो सेक्टर में भी टेलविंड थी। करेक्ट. तीसरा कि जो हर कोर्स बेच रहे थे वो बहुत प्रॉफिट में बेच रहे थे, ओके. तो यूनिट इकोनॉमिक्स अच्छे थे।
हाँ यानी ग्रोथ भी और प्रॉफिट भी। हाँ चौथा जो फाउंडर था वो उसका 12 13 15 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस था, अच्छा डोमेन एक्सपीरियंस था पहले से। उसको पूरा एक्सपीरियंस था, ओके तो उसको पूरी सेक्टर की समझ थी। हाँ 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 तीसरा वो पैसे जो मांग रहा था उसको एक एक रुपया बता रहा था, भाई ऐसे यूज करूंगा, इसको यूज करने से ये अचीव होगा, फिर मैं नेक्स्ट राउंड ढूंढूंगा। ओके क्लियर उसको पूरी क्लैरिटी थी। ओके तो वो आप देखो एज एन इन्वेस्टर अगर आपको बेसिक ये चीजें मिल जाएं, ये चीजें 50 साल पहले भी ऐसी ही ट्रू थी, आज भी ऐसे ही ट्रू है और कल भी ऐसे ही ट्रू होगी। बाकी एंड ऑफ द डे कस्टमर इज द किंग। अगर कस्टमर कोई चीज खरीद रहा है ना तो फिर ज्यादा लॉजिक क्या लगाना। करेक्ट करेक्ट थैंक यू तो सर फॉर गिविंग अस अ चांस टू होस्ट यू। थैंक यू सो मच विजय। एंड जब आपने मुझे अप्रोच किया था तो मुझे लग रहा था कि आप बहुत सीरियसली इस पॉडकास्ट को कर रहे हो, Thank और you, आपने प्रूव कर दिया दैट यू आर रियली सो पैशनेट अबाउट इट। थैंक यू थैंक यू फॉर ऑनर्ड थैंक यू। ऑनर्ड सर।